Hello everyone, myself Kajal, a member of Aditya Joshi's education team. फटाफट से लाइव आ जाओ सब. Good evening everyone. Hello everyone. Good evening Prachi. आ जाओ सब आ जाओ. बाकी कहाँ रह गए सब? गुड इवनिंग अलीजा, जागृति, रियाज. कैसी चल रही हो तुम्हारी बायो बताओ एक बारी. बायो 12th में कॉन्फिडेंस आ रहा है? जेनेटिक्स करी हमने, बायोटेक करी, बताओ. बता. ठीक है, सबकी अच्छी चल रही है. ओके. एनसीईआरटी रीड की थी? एक बार बताओ. वो इम्यूनिटी वाला टॉपिक सबको क्लियर हो गया था? इम्यूनिटी वाला और एड्स वाला. हेलो सुभान. बैकग्राउंड वॉइस आ रही है. एक सेकंड रुको. एक सेकंड. अब थोड़ी सी क्लियर है? बताओ एक बारी. ठीक है. यार बिल्कुल कॉर्नर के घर पे रहना भी एक सजा है. बहुत इसमें वॉइस आती है. चलो स्टार्ट करें. इतने ही बच्चों ने आना है आज बस. अभिलिप्सा कहाँ पे आज? एक मिनट रुको सब, एक मिनट रुको, अभी क्लियर हो जाएगा. अभी क्लियर हो जाएगा. अभी क्लियर हो जाएगा. बाकी बच्चे कहाँ रह गए आज? हेलो अभिलिप्सा. तुम्हें आवाज आ रही है या फिर सिर्फ स्क्रीन ही विजिबल नहीं हो रही? एक बार बताओ. अच्छा, आवाज आ रही है. ठीक. अभी एक बार चेक कर रहे हैं. एक बार एक एक 2 मिनट रुक जाओ सब. ठीक है. जाना नहीं है किसी ने भी. तब तक कुछ और बता दो. बायो में कहीं अभी किसी चैप्टर में अभी तक दिक्कत आई है? ये बताओ. कोई टॉपिक, कोई चैप्टर. अभी दिख जाएगा रियाज. बस 2 मिनट रखो, अभी इशू सॉल्व हो जाएगा. फिलहाल ये बताओ, किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक?
बताओ। अच्छा, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूँ तब तक। जब तक स्क्रीन, चलो तुम्हें आवाज तो आ रही है ना, तब तक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। आरएनए इंटरफेरेंस में, जो हमने वहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा था बायोटेक में, उसमें क्या चीज रिस्पॉन्सिबल थी जो कि एक्चुअल टोबैको के अंदर डिसीज कॉज करती थी? बताओ। आरएनए था, डबल स्टैंडर्ड था, सिंगल स्टैंडर्ड था, क्या चीज थी? अच्छा, इवोल्यूशन और इकोलॉजी में कोई हमारा, देखो वही चैप्टर बचा है। माइक्रो वाला तो वैसे भी इजी चैप्टर है, ठीक है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन आगे हमारा बचा है, सिलेबस ही बहुत कम रह गया हमारा। हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, जागृति के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तब तक देखो, जब तक इशू ये रिजॉल्व हो रहा है स्क्रीन का, तब तक मैं तुमसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग प्रीति सॉरी। ठीक है जागृति, और बताओ। अलीजा का ठीक है, और बताओ। ठीक है। DG21 कहाँ थे इतने दिन? DG21 कहाँ थे आप इतने दिन? ठीक है, प्राची, रियाज, हाँ सबका ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, मुझे एंटीबॉडी बताओ। कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है? एक बार बताओ, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी होती है जो कि आपके प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कोई भी जाएगा नहीं, अभी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब तक आंसर्स दो, मैं पूछ रही हूँ जो। बताओ, कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा से क्रॉस करती है? IgG, वेरी गुड, ठीक है। प्रीति का ठीक है, जागृति, रियाज, अलीजा, अभिलिप्सा, ठीक है, ठीक है। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी चैप्टर से पूछती हूँ। तो ये बताओ, मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? ठीक है, DG21, ओके। बताओ, मलेरिया की ऐसी कौन सी स्टेज होती है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है मेन के अंदर? दो होस्ट बताए थे, मेन होता है और एनोफिलस मॉस्किटो होता है। मेन के अंदर बताओ। दो आवाज आ रही है। स्पोरोजोइट, ठीक है। हेलो जिया। कोई बात नहीं जी, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। स्पोरोजोइट सबका आंसर ठीक था। और अगर मैं एनोफिलस मॉस्किटो में पूछूं, उसमें कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज बोलोगे? अभी वो सॉल्व हो जाएगा रियाज। अभी समझ तो आ रहा है ना मैं जो पूछ रही हूँ? काजल, इनको बोलना कि जरा 1 मिनट के लिए ना वो लाइव रुकेगी, तो थोड़ा 1 सेकंड रुक जाओ, फिर स्टार्ट हो जाएगी, सब चालू हो जाएगा उसके बाद। अभी 1 मिनट के लिए लाइव रुकेगी, ठीक है। फिर दोबारा ज्वाइन करना, फिर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा ज्वाइन नहीं करना, इसी में ही रुकेगी, थोड़ा बफरिंग आएगी बस। दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बफरिंग होगी, बट 1 मिनट बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बताओ एक बार, आवाज हुई क्लियर? डर दिख रही है क्या थोड़ी? अच्छा, आप देखो अब ठीक होगी। ठीक है, ठीक है। बाकियों को बुला लो जो चले गए हैं। बाकियों को बुलाओ, सब जो चले गए हैं, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो फटाफट से पर्सनल मेंटरशिप का बता देती हूँ, ठीक है? देखो, ये पर्सनल मेंटरशिप तुम्हारे लिए लाइक द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पे तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें क्या-क्या मिलता है, यहाँ पे तुम्हें वन टू वन इंटरैक्शन मिलता है। ये सिर्फ नाम-नाम की मेंटरशिप नहीं है, तुम कहीं और जाओगे वहाँ पे सिर्फ अब नाम-नाम की ही रह गई है, लेकिन ये आपको बिल्कुल ब्रीफ में जो मतलब है ना, आपको पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलती है। देखो लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन उसको आजकल वैसे मैं तुम्हें बताऊँ आजकल खुद के लिए किसी के पास टाइम निकालने की फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर उस टाइम पे तुम्हारे लिए कोई वहाँ पे टाइम निकाल रहा है और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तुमको एक्चुअली जहाँ तुम डीमोटिवेशन कर रहे हो, तुम्हें वाले डीमोटिवेशन फेज से तुम्हें मोटिवेटेड फेज में अगर कोई ला रहा है, तो वो सिर्फ तुम्हारा एक पर्सनल मेंटर कर सकता है, जो कि तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। तो जिसको भी लेना हो, वो आपका यहाँ पे काजल 1 2 3 कोड लगा सकते हैं। सिर्फ 4000 रुपीज़ पूरे साल के लिए आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। अगर आप ये कोड नहीं लगाओगे, आपको इसका प्राइस पड़ेगा 5000 रुपीज़। तो अगर आप ये कोड लगाओगे, आपको सिर्फ 4000 रुपीज़ मिल जाएगा और इसकी सीट बिल्कुल लिमिटेड है, तो जिसको अप्लाई करना हो वो कर सकता है, जिसको लेना हो वो ले सकता है। इसकी सीट्स कब तक वेकेंट रहेगी कुछ किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है? तो बाद में कोई ये नहीं बोलेगा फिर लेना है, तो 4000 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा अगर आप ये कोड यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, 30,000 क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, मोर देन 30,000 क्वेश्चन इन फैक्ट्स मिलते हैं। आपको 100 प्लस फुल सिलेबस यहाँ पे टेस्ट मिलते हैं, ठीक है? तो जिसको लेनी है वो ले सकता है, ठीक है? एक्चुअली जो पर्सन मेंटरशिप पे बच्चे अभी फिलहाल है, वो 660 मार्क्स एक्चुअल में अभी तक क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर तुम्हें भी इस लाइन में आना है, तो तुम फटाफट से इसको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है? कहाँ गए बाकी बच्चे? है ना? अब एक बार बताओ स्क्रीन सब सही आ रही है ना वॉइस वगैरह? थम्स अप दे दो एक बार फटाफट से। क्या लीज़ा और बताओ? 1-2 और बताओ फटाफट। क्या है? 1 मिनट प्रॉब्लम हुई नहीं, आधे बच्चे को तो पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे भाग जाते हैं फटाफट से 1 मिनट में। चलो, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ना मैंने आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ पिछले लेक्चर में बताया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत कुछ बताया था मैंने लास्ट में, है ना? सबको याद होगा। वहाँ पे एक डिसीज़ के बारे में बताया था, वहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ़ वहाँ पे एक डिसीज़ दे रखी है व्हिच इज़ योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है? एनसीईआरटी में आपको सिर्फ़ आपको एक डिसीज़ दे रखी है जो कि ऑटो इम्यून डिसीज़ में आती है, ठीक है? वो आपको 3 डिसीज़ के नाम और याद रखने हैं क्योंकि ये डिसीज़ेज़ का आपके जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो हमें पीवाईक्यू को देख-देख के जो-जो चीज़ें वहाँ आई है, तो एटलीस्ट हमें वो चीज़ें तो करनी ही करनी है, ठीक है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन-सी यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, कौन-सी इसमें तो ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है, ये एक पीवाईक्यू है, ठीक है? पहले हम 2-3 पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद हम कैंसर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो, अब ऑटो इम्यून डिसीज़ यहाँ पे पूछा है, कौन-सी नहीं है? देखो, सोरियासिस, जो सोरियासिस वाली डिसीज़ होती है, वो आपके पास एक ऑटो इम्यून डिसीज़ मानी जाती है, तो ये आ गया मेरे पास राइट स्टेट। सोरियासिस में एक्चुअल होता क्या है, वहाँ पे आपको ना सिंपली मैं कहूँ वहाँ पे डिवाइड होने लग जाते हैं, आपके जो स्किन सेल्स होते हैं वो डिवाइड होने लग जाते हैं, जिससे कि स्किन में इन्फ्लेमेशन, पेन, रेडिशनेस वगैरह ये सब जहाँ प्रॉब्लम आती है, उस डिसीज़ को हम कहते हैं सोरियासिस, जो कि आपकी ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है वो मानी जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी होता है। साथ-साथ आपके पास विटिलिगो आपने देखा होगा कि क्या होता है हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स या लोगों में देखा होगा कि उनकी जो स्किन होती है उसमें व्हाइट-व्हाइट पैचेज़ आ जाते हैं, जिसको हम इस डिसीज़ को हम सिंपली बोल सकते हैं डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हम बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं विटिलिगो। ये भी आपके पास एक ऑटो इम्यून मानी जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास अल्ज़ाइमर डिसीज़ है जो कि आपके पास ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं मानी जाती है। तो एनसीईआरटी में ये सोरियासिस वाला रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑलरेडी गिवन है और विटिलिगो आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है। साथ-साथ आप ये दोनों डिसीज़ को भी अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर साइड में लिख लेना, ठीक है? नोट्स बनाते हो, नहीं बनाते कोई बात नहीं बट एनसीईआरटी में ये दोनों डिसीज़ेज़ को भी साथ में लिख लेना। पीवाईक्यू आया हुआ है तो चांसेज़ है क्वेश्चन दोबारा भी इनसे आ सकता है, ठीक है? बाकी अल्ज़ाइमर डिसीज़ आपको याद होगा बायोटेक वाले मैंने आपको बताया था जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, उनमें जनरली आपको उनको कहते हैं अल्ज़ाइमर डिसीज़ होना और ये आपके पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हमेशा इनहेरिटेबल होता है। इतने ब्रीफ में हम नहीं जाते, फिलहाल समझ के चलो ये आपके पास जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं मानी जाती है, ठीक है? ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं शिव अभी लेक्चर वैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है? चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट एचआईवी आपको एचआईवी में बताना है, ये भी आपका एक पीवाईक्यू है, ठीक है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एचआईवी आपको बताना है कौन-सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहले देखो एचआईवी इज़ अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस अच्छा मुझे खुद बताओ, तुम्हें बताओगे आंसर ठीक है या नहीं है? बताओ, क्या ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है तुम्हें? एचआईवी इज़ अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस क्या अनएनवेलप माना जाता है आपके पास? बताओ, बताओ, क्या स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है ये?
कैपिटी गुड नहीं है ना स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख रखा है अनएनवेलप वायरस, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब मैंने आपको एचआईवी का डायग्राम बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था जो एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक कैप्सिड की लेयर से कवर्ड होता है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अनएनवेलप होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे होगी गलत। फिर देखो लिख रखा है एचआईवी डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक मिनट यस अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। कह रहे हैं कि जो आपका एचआईवी वाला होता है वो एस्केप करता है कहीं पे। क्या ये स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है? तो गलत स्टेटमेंट होगी ना। आपको याद हो अगर देखो एचआईवी आपके पास जहां भी आपकी बॉडी में एंट्री ली है उसने, हमें पता है मैक्रोफेजेस में जाता है फिर टी हेल्पर सेल्स में जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एचआईवी कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी में जाके एस्केप तो करता ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि एक जगह पे जाके वहीं पे रह जाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, तो वो एस्केप तो करता है। ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। फिर लिख रखा है एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस, एनवेलप ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या उसमें एक मॉलिक्यूल होता है? अगर आपको डायग्राम अच्छा मुझे तुम पहले बताओ फिर मैं समझाऊंगी। बताओ बताओ, क्या उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल आरएनए होता है या फिर क्या होता है? बताओ 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 सब बताओ। अगर जिसने डायग्राम पिछले बार में समझा होगा सेकंड पार्ट में, उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड जागृति। ठीक है, एक नहीं होता। मैंने आपको डायग्राम जब बताया था आपके आरएनए का, मैंने अंदर आपको ऐसे दो आरएनए दिखाए थे। दैट मींस आपके पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है। तीन एंजाइम के नाम बताए थे ना, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और थर्ड एंजाइम बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी ऐसे दो प्रेजेंट जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ ऑप्शन देखो एचआईवी इज एनवेलप, ठीक है, कंटेनिंग टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी ठीक है, एंड टू मॉलिक्यूल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास फोर्थ स्टेटमेंट जो आ जाती है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है। आपसे करेक्ट ही जो था क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा, मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन पीवाई क्यू है, देखो 2006 में आ रखा है। अब बताओ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना जरूरी है ना एचआईवी का, जैसे मैंने डायग्राम एक्स्ट्रा बताया था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जितना मैं बताती हूँ ना एटलीस्ट उतना तो करा करो। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा सोच के बिल्कुल छोड़ मत दिया करो उसको। ठीक है, क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन? ठीक है, ओके। चलो अब कैंसर से स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें वो होमवर्क दूंगी, इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका। ठीक है, जिसको इम्यूनिटी समझ आ गई होगी वो आंसर देगा उसका। ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। ओके ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो देखो कैंसर से स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है हमारी बॉडी में, अगर आपको देखो सेल डिवीजन वाला चैप्टर थोड़ा सा ही पता होगा, जो फ्रेशर्स है उनको तो नहीं पता होगा लेकिन ड्रॉपर्स रिलेट करेंगे इस चीज को। सबसे पहले सेल डिवीजन में हमने तीन फेजेस पढ़े थे, इंटरफेज होता है, माइटोटिक फेज होता है, इंटरफेज में भी फर्दर आपके तीन डिविजन आती है। जी1 फेज आता है, फिर एस फेज आता है, फिर जी2 फेज आता है, फिर माइटोटिक फेज आता है। माइटोटिक के बाद फिर से जी1 एस फेज, आपके जो है फेजेस है वो चलते रहते हैं, हमें इस बारे में पता है। अगर मान लो आपके ये जो चेक और आपको ये पता होगा, जैसे आपके पास एनसीईआरटी में देखोगे 11th क्लास की, वहाँ पे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ऐसे डायग्राम दे रखे हैं जहाँ पे आपको जी1 दे रखा है, एस दे रखा है और जी2 दे रखा है। जैसे ही आपके पास कोई भी डीएनए मान लो रेप्लिकेट होने आया है फिर डिवाइड करने आया है, सबसे पहले आपके पास जी1 से जाता है वो एस के पास, एस के बाद जाता है वो जी2 के पास। इनके लिए आगे जने मतलब आगे अगर हमें किसी भी अपने डीएनए को आगे पहुंचाना होता है, किसी भी अपने सेल को आगे पहुंचाना होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। लाइक जी1 से एस में अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स होंगे जो कि उनको आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, वो चेक पॉइंट्स अलाउ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो वाले चेक पॉइंट्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी किसी भी ह्यूमन की बॉडी में अगर मान लो वो चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इम्प्रॉपर डिवीजन आपके अंदर होने लग जाए। मान लो देखो क्या होता है ना, मान लो मेरा जीवन से एस में जा रहा है तो प्रॉपर सेल डिवीजन तो एक सेल से दो बनेंगे, जैसे सेल डिवीजन चलती है वो वैसे ही चलेगी। लेकिन अगर मान लो ये चेक पॉइंट्स अच्छे से काम ना करें या फिर कोई एक सेल जीवन में ना जाके सीधा जी2 में चला जाए, ऐसे वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसी चीजें होने लग जाए, उस केस में क्या होता है आपके पास क्या होता है इम्प्रॉपर सेल की डिवीजन होने लग जाती है। ठीक है, और उसी स्टेट में क्या होता है, जैसे अगर मान लो नॉर्मल में मैंने बोला एक से दो बनेंगे, लेकिन अगर मान लो कभी इम्प्रॉपर सेल डिवीजन होती है, उस केस में मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मेरे पास? फटाफट से कमेंट्स में इंटरेक्शन दिखा के बोलो क्या बन जाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर बोलते हैं या फिर हम इसको नियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना हम जनरली कि कैंसर के अंदर क्या होता है ट्यूमर्स बन जाते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह ये सब ट्यूमर्स बन जाते हैं, है ना। तो क्या होता है जनरली हमारे पास ट्यूमर्स बन जाते हैं कैंसर के केस में। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें कैंसर में क्या दिखता है, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हमें यहाँ पे दिखने मिलती है। क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा सेल जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर हम दूसरा रीजन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ब्रेकडाउन इन सेल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि जिस तरह से आपका सेल रेगुलेशन नॉर्मली चलता है किसी भी बॉडी के अंदर, जब वो उस मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाए तब कैंसर होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिख रहा है कैंसर से लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहने का मतलब जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है,
मान लो आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, मान लो सेल ए ने, मान लो कोई इंडिविजुअल लगा लो इसको, मान लो इसने क्या करा, आईफोन खरीदा, ठीक है। आईफोन अगर इसने खरीदा तो दूसरा वाला सेल भी क्या कहेगा कि मुझे भी आईफोन चाहिए क्योंकि उसने खरीदा, है ना। तो इससे क्या होता है कि मान लो अगर एक सेल जैसा बिहेव करा, दूसरा सेल भी वैसे ही बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये जो ए वाला इंडिविजुअल है, मान लो ये कोई पड़ोसी था, इसने मान लो कभी आईफोन लिया ही ना हो, ठीक है, इसने कभी आपके पास आईफोन लिया ना हो, तो दूसरा वाला भी जिद नहीं करेगा आईफोन लेने का। इसका मतलब यहाँ पे कह सकता है कि जैसा आपके पास फर्स्ट शो करेगा, इसी तरह से सेकंड शो करता है, अगर एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी की हम बात करें तो, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, जिस जो मैंने अभी बताया आईफोन दूसरा जिद नहीं करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो है, लेकिन जब दूसरे ने वो चीज नहीं ली या फिर दूसरा पड़ोसी अगर रहता ही ना होता हमारे साइड में, तो हम उसके लिए जितना करते हैं, अपने सेकंड वाला जो है वो जितना करता है आईफोन की, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। कैंसर सेल में अगर मान लो फर्स्ट ने प्रॉपर्टी को मान लो रोक भी दिया कि चलो मैं नहीं करता आगे डिवाइड, मैं ट्यूमर नहीं बनने देता, मैं ग्रुप ऑफ सेल नहीं बनने देता, तो सेकंड वाला नहीं रुकता। सेकंड वाला कहता है तू मत कर बेशक, लेकिन मैं तो अभी भी जो है डिवाइड जो है मैं अच्छे से करता रहूंगा और मैं एक तरह से ट्यूमर को बनवा दूंगा। तभी यहाँ पे लिख रखा है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको खत्म कर देते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी अब आपको मिलती ही नहीं है। बताओ क्लियर हुआ? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन के बारे में पता चला? बताओ सब। तो जो आते जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करो फटाफट से। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है आपको पता है। तो जो आ रहे हैं अटेंडेंस मार्क करो फटाफट से। क्लियर हो गया ये बताओ? ठीक है अभिलिप्सा और प्राची और बताओ। ठीक है जिया जागृति। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको ये बता दिया ग्रुप ऑफ सेल जब बन जाते हैं उसी को हम ट्यूमर कहते हैं या फिर न्यूप्लास्ट कहते हैं, या फिर सिंपली हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये क्या होता है, आपके पास मास ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो ट्यूमर होता है आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। फटाफट से दोनों के नाम लिख दो, बेशक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, बीएम लिख दो, लेकिन फटाफट से लिखो इसको, ठीक है। ठीक है जिया ओके। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन वाला ट्यूमर होता है ना वो हमारा क्या होता है, कन्फाइंड रहता है। दैट मींस बोलो एक ही जगह पे अगर मान लो कभी ट्यूमर मान लो मैंने बोला स्टमक रीजन में बन गया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो स्टमक से आपके पास कहीं और चला गया पूरी बॉडी में फैल गया, ऐसा नहीं होता। तो बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ना उनको हम जनरली बोलते हैं ये लेस डेंजरस होते हैं, इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते। क्यों डेंजरस नहीं होते? क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला एक रीजन पे मान लो किसी को ट्यूमर हो गया तो वो सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है, ऑपरेशन उसका हो सकता है। लेकिन अगर मान लो पूरी बॉडी में फैल चुका है तो वो आपके पास बहुत ज्यादा डेंजरस वो चीज जो है वो बन जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करेंगे। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, देखो मान लो आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, मान लो किसी की बॉडी है, मान लो स्टमक में यहाँ पे किसी को मान लो ट्यूमर हुआ है, ठीक है। हमें पता है पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स वगैरह रन कर रहे हैं, तो एक्चुअल होता क्या है, ये जो सेल्स होते हैं, ये जो ट्यूमर होता है, ये आपके पास इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है और अल्टीमेटली पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपके पास मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो इस केस में कैसे ट्यूमर बन जाते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आपके पास बन जाते हैं जो कि स्प्रेड कर जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस प्रॉपर्टी को मतलब डेंजरस होते हैं, ठीक है। फिर आती है आपके पास एक नाम दे रखा है एनसीईआरटी में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटास्टेसिस। क्या होता है मेटास्टेसिस? आपके पास वही मतलब है कि आपके मान लो कहीं ट्यूमर बना, लेकिन अगर मान लो आपकी पूरी बॉडी में वो फैल गया, दैट मींस आपके पास उन सेल से ऐसी प्रॉपर्टी शो करी, मेलिग्नेंट सॉरी मेटास्टेसिस उन्होंने शो करी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बिनाइन ट्यूमर्स की बात करूं, वो आपके पास कभी भी आपको मेटास्टेसिस शो नहीं करते। एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट तुम लिख सकते हो। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि आपके पास अगर पूरी बॉडी में स्प्रेड कोई चीज कर जा रही है तो दैट मींस आपके पास मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो आपके पास मेटास्टेसिस शो करते हैं। फटाफट से एक लाइन मुझे कमेंट्स में दिखनी चाहिए सबकी कि कौन से ऐसे हैं आपके पास, कौन से ट्यूमर्स होते हैं जो कि मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फटाफट से बताओ। सब बताएंगे? है? मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी अभी। ठीक है मेलिग्नेंट वाले, ठीक है। अभिलिप्सा प्राची प्रिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम यहाँ पे एनसीईआरटी से रीड करते हैं कैंसर के बारे में। सी कैंसर कैसी है, वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिसीज है ह्यूमन बींग्स की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैंसर जो होती है वो इन्फेक्शियस में आती है नॉन इन्फेक्शियस में आती है? फर्स्ट पार्ट ने बताया था, दो डिसीजेस के नाम बताए थे, कौन सी इन्फेक्शियस में डेंजरस होती है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस में डेंजरस होती है। बताओ फटाफट से। बताओ। ठीक है अभिलिप्सा वेरी गुड, इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये ड्रेडेड डिसीज है, दैट मीन सिंपली कह सकते हैं हम डेंजरस टाइप ऑफ डिसीज है, ठीक है। और इससे डेथ हर साल होती है पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे हमारे वर्ल्ड में ये जो है फैली हुई है, ठीक है। हाँ ठीक है सबका।
गुड। ठीक है, फिर लिख रखा है मोर देन अ मिलियन सफर्स फ्रॉम द कैंसर। सबको पता है हर साल में मोर देन मिलियन इससे सफर करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ जो है वो मरते भी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखे हैं यहाँ पे। यस देखो, ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी क्या होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास क्या बन जाते हैं, मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं जिसको हम ट्यूमर्स कहते हैं। फिर इसके बाद बिनाइन ट्यूमर्स कौन से होते हैं आपके पास, जो कन्फाइंड रहते हैं ओरिजिनल लोकेशन पे, कहीं और नहीं जाते, उनको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से होते हैं, जो कि आपके पास ऐसे प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, प्रोलिफरेटिंग का मतलब डिवाइडिंग सेल्स, मतलब मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और वो कैसे बन जाते हैं, नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है नियोप्लास्टिक फॉर्मेशन आपको किस ट्यूमर में दिखती है, तो उसका आंसर आपका होना चाहिए मेलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स में आपको दिखती है। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है। अच्छा देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज आती है, जैसे मान लो आपके पास क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई यहाँ पे लाइक वो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है कि जिससे जो कि आके कोई इन सेल्स को सप्रेस कर दे, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये सेल्स आपके डिवाइड करेंगे ना, जो नॉर्मली एग्जिस्टिंग सेल्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये जो डिवाइडिंग सेल्स होता है ये इनके न्यूट्रिशन को खाने लग जाते हैं, मतलब जो इनको न्यूट्रिशन मिला हुआ है इनके न्यूट्रिशन को खाने, मतलब इनका न्यूट्रिशन को अपना ले लेते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सी एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, दैट मींस वो नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशन को अपना समझ के खाने लग जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, सेल्स लोड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स, हमें पता है ब्लड के थ्रू, अभी मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स होते हैं उसके थ्रू ये दूर दूर तक फैलते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और कौन शो करता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर शो करते हैं। इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन से ऐसे ट्यूमर्स है जो कि डेंजरस टाइप ऑफ उसमें आते हैं, या फिर सबसे ज्यादा लाइक फियर्ड प्रॉपर्टी रखते हैं जो कि कैंसर की, तो आंसर आपका होगा मेलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी ये कोई नहीं बोलेगा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि टाइप्स ऑफ कैंसर गिवन नहीं है तो इसको नहीं करना, पीवाईक्यू इससे आया हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंसर कौन से हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट आता है हमारे पास कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा सबने वैसे भी सुन रखा होगा। कार्सिनोमा एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज बेसिकली, इसमें क्या होता है देखो सबको पता है, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है अच्छे से, वहां पे हम देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन जब होते हैं, गैस्ट्रुलेशन पता है, गैस्ट्रुलेशन अगर आपने एनिमल किंगडम पता होगा, तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में और मीजोडर्म में। जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ पे स्टेम सेल्स के बारे में बात की थी, वहाँ पे भी हमने 3 लेयर की बात की थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड योर मीजोडर्म। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लो मेरे पास मेलिग्नेंट आउटग्रोथ हो जाती है, या फिर सिंपली मैं बोलूँ अगर मेरे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स किसकी रीजन किससे बनते हैं, एक्टोडर्मल वाली लेयर के थ्रू अगर बनते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमारे पास उस टाइप पे कौन सा कैंसर होता है, कार्सिनोमा वाला कैंसर हमारे पास होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं आपके पास किसके एग्जाम्पल होते हैं, कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, फिर आता है सार्कोमा। सार्कोमा कौन सी हो सकता है, मीजोडर्मल, जो मीजोडर्म बीच वाली लेयर होती है उसके थ्रू अगर कोई आपके पास कैंसर होता है तो उसका नाम हो जाता है आपके पास सार्कोमा वाला। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मायोमा। मायोमा भी एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल है जहाँ पे किस चीज का कैंसर होता है, आपको मस्कुलर टिश्यूज का। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज का जब कैंसर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमा टाइप बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो एक लाइक बहुत फेमस टाइप है, सबने सुन रखा होगा। ल्यूकेमिया कैंसर कौन सा होता है, जब ब्लड वाला कैंसर हो जाता है, ब्लड में सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया वाला कैंसर हमको बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्सिनोमा क्या है, सार्कोमा क्या है, इस तरह से। ठीक है, जो जो आपके पास नाम नाम आते, जैसे मान लो मैंने बोला मस्कुलर का है तो इसके नाम मायोमा लगा देंगे, इस तरह से किसी भी आप कैंसर को आप नाम दे सकते हो बाद में ए वगैरह लगा के। ठीक है, क्लियर हुआ, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट मत लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हेलो अलीजा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी भी देखेंगे। देखो, यस, सबसे पहले आता है कॉजेज ऑफ कैंसर। ठीक है, हम देखो जैसे हमने पढ़ा था एलर्जी जिनकी वजह से होती है, हम उसको नाम दिया था एलर्जन। ठीक है, सबको पता है। इसी तरीके से कैंसर को जो कोज करता है उसको हम नाम देते हैं कार्सिनोजन। ठीक है, एक टर्म चेंज हो जाता है, बस एलर्जन की जगह वो कार्सिनोजन बन जाता है। अब क्या होता है, कैंसर हमें 3 रीजन की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इज योर फिजिकल रीजन, सेकंड इज बायोलॉजिकल रीजन एंड थर्ड वन इज योर केमिकल रीजन की वजह से हमें जो है कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, फिजिकल रीजन में आपके पास वो आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में बेस्ट एग्जांपल है एक्सरे और आपके पास गामा रे, सॉरी। ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा गामा रे का। ठीक है, तो क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन में 2 आपके पास रेज आती है, एक्सरे और गामा रेज। ये जो दोनों रेज होती हैं आपके पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कैंसर कॉज करने के लिए, या फिर सिंपली मैं इनको कह सकती हूँ ये आपके पास एज ए कार्सिनोजन की तरह ये एक्ट कर सकती है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक्स-रे गामा रेज़ होती हैं, किसका एग्ज़ाम्पल है? तो आप वहाँ पे बोलोगे आयोनाइज़िंग का एग्ज़ाम्पल है और वो भी किस रीज़न का? फिज़िकल कार्सिनोजन का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? सिमिलरली नॉन आयोनाइज़िंग रेडिएशन में क्या-क्या आती है? यूवी रेज़, ठीक है? जो यूवी रेज़ होती हैं, वो नॉन आयोनाइज़िंग का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? उसके बाद हम पहले बात करते हैं केमिकल की, केमिकल ऐसे क्या-क्या कार्सिनोजेन्स हो सकते हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टोबैको, टोबैको सबने सुन रखा होगा, इवन टोबैको के जो पैकेट्स आते हैं वहाँ पे भी हमें जो है वार्निंग वगैरह दिखती है। वहाँ पे एक लेडी भी जो होती है जो कि लाइक ऐसे स्वॉलन मुँह के साथ हमें दिखती है, ठीक है? तो क्या होता है टोबैको जो भी लोग करते हैं, तो खाते वगैरह हैं, तो उनको ओरल मतलब मुँह का कैंसर या फिर सिंपली बोलो बक्कल कैविटी वगैरह का कैंसर हो सकता है, ठीक है? साथ-साथ में यहाँ पे लंग का कैंसर भी हो सकता है। फिर आता है सूट, सूट क्या होता है जनरली मैं सिंपली बोलूँ जो भी आपके पास ब्लैक मटेरियल निकलता है ना रोड्स वगैरह या इंडस्ट्रीज़ वगैरह से ब्लैक मटेरियल जो भी धुआँ वगैरह निकलता है उसको हम कहते हैं सूट। जो भी किस चीज़ का कैंसर कोज़ कर सकते हैं स्किन और लंग्स का। कोल था सबको पता है ये भी आपके पास स्किन लंग्स का कैंसर कॉज़ कर सकता है। सिगरेट लंग कैंसर करता है। एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस सबको पता होगा जो कि एस्बेस्टोसिस कॉज़ करता है। इसमें क्या होता है जो भी मटेरियल आपके पास घरों वगैरह में बनाने में भी हम यूज़ करते हैं ना जो कि आपके पास हीट रेजिस्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंट वगैरह माना जाता है उसको हम कहते हैं एस्बेस्टोस और अगर उसको कोई इन्हेल कर ले तो वो आपके पास लंग कैंसर का जो है रीज़न हो सकता है, ठीक है? तो आपके पास ये रीज़न हो जाते हैं मेरे पास कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस के एग्ज़ाम्पल है। फिर आता है मेरे पास बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन का एग्ज़ाम्पल क्या है? देखो, हमने चीज़ पढ़ी है कि हमें ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं जो कि हमें एड्स कॉज़ करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ वायरस हमें प्रेज़ेंट होते हैं जो कि एक्चुअल में कैंसर कॉज़ करते हैं। इन वाले वायरसेस के पास हमें क्या मिलता है? वायरल ऑन्कोजेन्स इन वायरसेस के पास हमें नेचुरली मिलती है, ठीक है? ध्यान से सुनो कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो कि हमें कैंसर कॉज़ कर सकते हैं और इन वायरसेस के पास हमें क्या मिलता है? इन वायरसेस के पास हमें किस तरह की जीन्स मिलती है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वायरल ऑन्कोजीन्स, ये नाम ही है उनकी जीन्स का, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल अब बात आती है कौन-से वायरसेस हैं जो आपको कैंसर कॉज़ कर सकता है, उसमें सबसे पहले आता है एचआईवी। एचआईवी आपका कैंसर भी कॉज़ कर सकता है। फिर आता है एचपीवी जो कि होता है आपके पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। फिर आता है हेपेटाइटिस बी के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी आपके पास माना जाता है किसका बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का, वो भी एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ एचपीवी पढ़ा था हमने, प्रोडक्टिव हेल्थ कौन से डिसीज़ कॉज़ करता है? अभी टेस्ट में इसका क्वेश्चन भी दिया था मैंने, एचपीवी जो होता है कौन से डिसीज़ कॉज़ करता है? फटाफट से बताओ सब। डिसीज़ का नाम बताओ। किसी को पता है डिसीज़ का नाम? अभी टेस्ट में भी उसका क्वेश्चन आया था, 4 डिसीज़ के नाम दिए थे। ठीक है, अभिलिप्सा, बिल्कुल सही है, ठीक है? जेनिटल वार्ड्स वो जो है एचपीवी आपके पास कॉज़ करता है, इसमें से क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक-एक का बता चुकी हूँ, ठीक है? चलो अब एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिख रखा है आपका एनसीईआरटी में, ट्रांसफॉर्मेशन होना नॉर्मल सेल का कैंसरस न्यूप्लास्टिक मतलब आपके नॉर्मल सेल बॉडी में बैठे हैं, लेकिन जब उनका कन्वर्ट हो जाता है, जब उनका कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर? कैंसरस सेल्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं आपके पास उन वो जो करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेन, ठीक है? ठीक है, श्वेवलीजा प्राची, ठीक है? फिर देखो एग्जांपल दे रखा है आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्स-रे और गामा रेज़ अभी आपको ऊपर बताया एंड नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल दे रखा है यूवी। ये क्या करते हैं एक्चुअल में डीएनए को डैमेज कर देते हैं जिससे क्या होता है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स आपके पास नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? केमिकल कार्सिनोजेंस का एग्जांपल आपको यहाँ पे सिर्फ टोबैको दे रखा है। कैंसर अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो वही बात लिख रखी है कैंसर कॉजिंग वायरसेस जो होते हैं, जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी बोलते हैं, इनके पास कैसी जीन्स होती है? वायरल ऑन्कोजीन्स होती है। ये एक्चुअल में करती क्या है, कैसे काम करती है? देखो हमारी बॉडी में ना हमेशा क्या होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मल जीन्स जो होती है ना, मतलब जो भी अभी इसने देखो जीन्स सबके पास प्रेज़ेंट होती है, जो कि आगे जाके कैंसर कॉज़ एक्चुअल में कर सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी बॉडी में वो इनएक्टिव स्टेट में बैठी हुई है, इसलिए अभी तक नहीं हो पा रहा, लेकिन होती सबकी बॉडी में है, ठीक है? तो उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स या फिर मैं सिंपली बोल सकती हूँ सेल्युलर ऑन्कोजीन्स, ठीक है? ऑन्को हमें वर्ड लगाना पड़ता है बिकॉज़ ऑन्को इज़ रिलेटेड टू योर कैंसर वर्ड, ठीक है? तो प्रोटो या फिर सेल्युलर ऑन्कोजीन्स सबकी बॉडी में प्रेज़ेंट होती हैं। एक्चुअली होता क्या है जब मेरे पास ये म्यूटेशन होती है, वेट अगर मेरे पास इसका पेज हो तो नहीं है, चलो यहीं बता देती हूँ ये देखो, ठीक है? तो क्या होता है ये जब मेरे पास प्रोटो या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन्स मान लो इनके अंदर कभी कभी मान लो यहाँ पे अच्छा यहाँ लिख रखा है देखो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है पहले इनएक्टिव बैठी होती है। मान लो कभी के फिलहाल क्या हुआ एक बॉडी में म्यूटेशन हुई या फिर मान लो किसी वायरस ने अगर मान लो एंट्री ली, उस टाइम पे क्या होता है हमारी जो नॉर्मल जीन्स थी, जो हमारी जो नॉर्मल ऑन्कोजीन्स थी, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ऑन्कोजीन्स के अंदर वो जो है कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? मान लो कोई वायरस आ गया या फिर मैंने रीज़न बताए बायोलॉजिकल, केमिकल मान कोई भी रीज़न हुआ, तो हमारी जो जीन्स होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? नॉर्मल मैं बोलूँ तो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि क्या करती है आपकी टेलोमेरेज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। टेलोमेरेज़ एंजाइम जो होता है एक्चुअली किसके
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके पास होता है। जैसे ही टीलोमरेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो टीलोमरेज बहुत ज़्यादा काम करेगा और सेल का डिवीजन मीन्स वही ट्यूमर बन जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है, आपको अनकंट्रोल सेल डिवीजन दिखेगी और आपके पास एट द एंड ट्यूमर जो है वो बन सकता है। टीलोमरेज पे पीवाईक्यू है, क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि कैंसर के लिए कौन-सा ऐसी चीज़ है, कौन-सा ऐसा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका आंसर आपका होना चाहिए टीलोमरेज एंजाइम। ठीक है? वही यहाँ पे बात लिख रहे थे कि प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होती है नॉर्मल सेल में होती है, जब एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपके पास सेल्स का। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अटेंडेंस नहीं लगाई यहाँ पे सब बच्चों ने, नहीं लगाई अटेंडेंस। अटेंडेंस लगाने का मतलब है लाइक करना, ठीक है? ठीक है, प्राची को क्लियर हो गया और बताओ? टीलोमरेज याद करना, ठीक है? टीलोमरेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ऑन्कोलॉजी, ठीक है? ऑन्कोलॉजी सबको पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ऑन्को मतलब इनके कैंसर वगैरह के बारे में स्टडी करना इज़ नोन एज़ योर ऑन्कोलॉजी, ठीक है? अब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ऑन्कोजीन्स होती है कैंसर। अच्छा हाँ, मुझे बात बताओ, देखो अगर मान लो हमारी बॉडी में फिलहाल जो है हमें नहीं हो रखा कैंसर, ठीक है? नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास जो कैंसर कॉजिंग जीन्स है, इसका मतलब वो अभी फिलहाल ऑफ बैठी है ना? और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मतलब जो हमारी बॉडी में अगर ट्यूमर कभी बन भी रहा है, उसको लेकिन सप्रेस कर दे रहा है हमारी बॉडी में, तो दैट मीन्स वहाँ पे ऑन है, दैट मीन्स वहाँ पे इसको आप सिंपल टीएसजी भी कह सकते हो, ठीक है? जो टीएसजी वाली जीन्स है अभी फिलहाल हमारी बॉडी में वो ऑन है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये वाला आता है कि कैंसर में एक्चुअली में टीएसजी जीन ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो इसको आप अच्छे से दे सकते हो, ठीक है? फिर आपको मैंने बता दिया प्रोटोन को जीन्स वगैरह, ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैंसर डिटेक्शन के बारे में, ठीक है? कैंसर डिटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से इसको पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ एसेंशियल। सबसे पहली बात तो अगर हमें कभी भी अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर हम किसी भी कैंसर को सबसे अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें, तो वो बेस्ट चीज़ रहती है क्योंकि उस स्टेट में हम किसी कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे लिख रखा है भाई अर्ली डिटेक्शन अगर हम कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए फेवरेबल रहता है। फिर लिख रखा है कैंसर डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। ये सबसे पहला तरीका आता है जहाँ पे आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका आता है व्हिच इज़ योर बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है? बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में एक्चुअल होता क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन को लेके जाते हैं अपने लैब वगैरह में, उस ऑर्गन को बेसिकली किसी ऑर्गन को हम लेके जाएँगे और वहाँ पे हम उसमें ये स्टडी करेंगे कि उसके सेल का नंबर जो है वो बढ़ा हुआ है या फिर रुका हुआ है, ठीक है? वहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि सेल का नंबर आपके पास वहाँ पे बढ़ा हुआ है या जो है, देखो हम सबको पता है सेल का अगर नंबर बढ़ा होगा तभी हमारे पास कैंसर हो सकता है। दैट मीन्स हम बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे जो है नंबर आपके पास सेल का बढ़ा हुआ है या नहीं, ठीक है? लैग कर रहे हैं। आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार बताओ? आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही क्या? या स्क्रीन पे लैग हो रहा है बताओ? आवाज़ सही है, स्क्रीन लैग है। ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज़ सुन लो, ठीक है? यहाँ पे वैसे भी कुछ ऐसा मार्क करने का है नहीं, ठीक है? आवाज़ सुन लो। बोलूँ? बताओ? ठीक है ना? आवाज़ तो ठीक है ना? आवाज़ का ये यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा कुछ समझाना नहीं है यहाँ पे लिख के। आवाज़ क्लियर आ रही है तो इतना बताओ, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा। स्क्रीन बहुत लैग हो रहा है। आवाज़ ठीक आ रही है ना? मैं बताऊँ मैं पढ़ाऊँ आगे या बताओ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? ऑन्कोलॉजी वो पूरा वाला कह रहे हो? प्राची ऊपर वाला? अब ठीक हुआ एक बार बताओ? ठीक है? चलो ठीक है। प्राची ऑन्कोलॉजी कह रही थी, मैं वो दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, प्राची यहाँ पे मैंने यही बताया था, देखो हमारी बॉडी में अगर मान लो जो जीन्स बैठी हैं वो फिलहाल अभी ठीक बैठी हैं। तो ऐसा क्या है जो उन्हें ठीक रख के रख रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हमारी बॉडी में प्रेज़ेंट है, जो कि हमारे पास ऑन है। उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑन है और अगर वो ऑन रह रही है तो हमारे ट्यूमर जो भी अगर मान लो बॉडी में बन भी रहे हैं, तो उसको सप्रेस कर रखा है उन्होंने, जिससे कि हमें जो है ट्यूमर डेवलपमेंट आगे नहीं हो रही है, ठीक है? यही मैंने बताया था, साथ-साथ आपको मैंने बताया था जो कैंसर कॉज़िंग जीन्स है फिलहाल वो ऑफ बैठी हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है वो हमारी ऑन बैठी हैं, ठीक है? क्लियर हुआ?
ठीक है, क्लियर हो गया तो मुझे थम्स अप दे देना। फिर मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी, देखो दोबारा बता देती हूँ 1 सेकंड। चलो दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे डिटेक्शन के बारे में, ठीक है? देखो, यहाँ लिख रखा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ एसेंशियल एज़ इट अलाउज़ द डिसीज़ टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुल इन मेनी केसेज़। यहाँ पे लिख रखा है कि अर्ली डिटेक्शन अगर हम पहले ही डिटेक्शन कर लेते हैं अपने कैंसर का, तो वो हमें क्या होता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है किसी भी कैंसर को ट्रीट करने में, क्योंकि अगर हमें पहली स्टेज में ही स्टेजेस होते हैं ना कैंसर की, अगर मान लो हमें पहली स्टेज में ही पता चल जाता है कि हमें इस ऑर्गन का है, तो हम बाद में उसको ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ लिख रखा है कैंसर डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। कहने का मतलब क्या है, देखो हिस्टो का मतलब ऐसे क्या होता है टिश्यू, ठीक है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है इस वाली डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, इस वाले डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें करना होता है जैसे कि मान लो हमें किसी भी टिश्यू में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सेल का नंबर बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसी ऑर्गन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसी टिश्यू को हम बाहर निकाल के जब स्टडी करते हैं कि इसमें सेल का नंबर बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ, उस टाइप ऑफ स्टडी को हम कहते हैं बायोप्सी, या फिर मैं सिंपली बोलूँ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी उसको हम कहते हैं। ठीक है? टिश्यू के बारे में पढ़ते करा हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ ली। ठीक है? फिर आ जाओ क्या लिख रखा है एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। फिर दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, ये था आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कर लो। ब्लड कैसे, हमें पता है जैसे कि ब्लड कैंसर की बात करी हमने, जैसे ल्यूकेमिया की यहाँ पे बात हो रही होगी। अगर मान लो ब्लड में सेल का नंबर बढ़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे उसका पता लगा सकते हैं ब्लड के थ्रू कि ब्लड का कैंसर है या नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं बोन मैरो टेस्ट। हमें पता है जैसे मैंने मान लो मैंने बोला कोई भी आपके पास सेल फ्रेगमेंट आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आपके पास आरबीसी हो, कुछ भी हो, सब कुछ बोन मैरो से आता है ना? अगर मान लो उसके अंदर ही आपके पास वो सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ मिला, तो हम वहाँ से भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इसको कैंसर है या फिर नहीं है। ठीक है? यहाँ पे वही लिख रहा है इंक्रीज़ सेल काउंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर लिख रखा है बायोप्सी में हम क्या करते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया, हम इसको बाहर निकालेंगे टिश्यू को और अल्टीमेटली स्टडी कर लेंगे। थर्ड टेक्निक मेरे पास आती है यहाँ पे आपके पास रेडियोग्राफी, फोर्थ आ सकती है आपके पास सीटी स्कैन, फिर आपका फिफ्थ आ सकता है आपके यहाँ पे एमआरआई व्हिच इज़ योर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी टर्म्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली देखो यहाँ लिख रखा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे एक्स-रेज़ यूज़ करते हैं सो दैट हमारी एक 3D इमेज बन पाए किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लो हमें किसी भी अपने किसी भी ऑर्गन के अंदर हमें अगर प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं उसकी अगर हमें 3D इमेज अगर हमें लेनी हो, तो वहाँ पे हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपके पास जो एमआरआई होता है व्हिच इज़ योर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एज़ इट्स नेम सजेस्ट मैग्नेटिक, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करेंगे। फिज़िक्स तुमको पता होगा, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम किसका यूज़ करते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं। कमेंट से मुझे बताओ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन-सी होती है? बताओ? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, साथ-साथ हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं सो दैट हम पैथोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कोई भी अगर हमारे टिश्यू या ऑर्गन के अंदर हुए हैं, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस या फिर उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है कोई भी फ्लूइड रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है, सेल का नंबर बढ़ जाना, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट मीन्स अगर हमें उसका डिटेक्शन कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एमआरआई का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड आल्सो दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो एमआरआई होती है, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट टेक्नीक मानी जाती है कैंसर डिटेक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेफेस्ट आपके पास कौन-सी मानी जाती है, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए एमआरआई। ठीक है? बताओ, किसने बता शायद लेट चल रहा है ना? टू बी रेज़ ठीक है। अब तुम्हारे कमेंट्स मुझे 1-2 मिनट बाद दिखेंगे शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है? फिर क्या कर सकते हैं हम डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेन्स। अब क्या कर सकते हो आप कोई-कोई एंटीबॉडीज़ भी लगा सकते हो। एंटीबॉडीज़ हरसेप्टिन होती है बट उसको छोड़ दो, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबॉडीज़ भी आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कैंसर को डिटेक्ट यहाँ पे करना है तो, ठीक है? फिर यहाँ पे लिख रखा है ये देखो, यहाँ पे लिख रखा है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे डीएनए, आरएनए की बात कर रहे हैं, आप उसकी भी डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ लिख रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स व्हिच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स कैन बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मान लो किसी को टोबैको कैंसर की बात है, ठीक है? तो आप क्या करा सकते हैं वहाँ पे टोबैको का उस इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोडक्शन करा के, या फिर मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एंटी वगैरह कैंसर कॉज़ करने के लिए, आप उसको इंसर्ट करा के बॉडी में देख सकते हो। अगर एंटीबॉडीज़ बनी है तो दैट मीन्स कैंसर है, नहीं बनी तो दैट मीन्स नहीं है। ठीक है? तो वहाँ से आप डिटेक्शन करा सकते हो, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल टोबैको का एग्जांपल दे रखा है, टोबैको खा के पता लगा सकते हो, ठीक है? क्लियर हुआ? फिर हम पढ़ेंगे बाद में अपनी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है? टोबैको के मैंने आपको बता दिया कौन से कैंसर ये कोज़ कर सकता है, ओरल कैंसर और लंग कैंसर कोज़ कर सकता है। तो एक ये भी बात होती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यहाँ पे आप ये चीज़ भी लगा सकते हो कि ये चीज़ आप खाओ ही मत, ठीक है? तो वहाँ से भी आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हो। तो प्रिवेंशन में एक रीज़न ये भी आपके पास आ सकता है, ठीक है? तो डायग्नोसिस में 4-5 तरीके मैंने आपको बताए। कौन से पैथोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या फिर बायोप्सी करा लो। सेकंड सीटी स्कैन करा सकते हैं, फिर अपना ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, एंटीबॉडीज़ करा सकते हैं। एंटीबॉडी का नाम हरसेप्टिन होता है बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? तो ये सब हम चीज़ें करा सकते हैं। फिर हम लास्ट में अपना कैंसर का टॉपिक पढ़ते हैं व्हिच इज़ योर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैसे-कैसे करा सकते हैं।
ठीक है, चलो ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट के हम क्या-क्या थेरेपीज़ लगा सकते हैं, सर्जरी लगा सकते हैं। सर्जरी में हम क्या करेंगे, जिस भी ऑर्गन का कैंसर है उसको हम बाहर निकालेंगे और अल्टीमेटली कैंसर से हम प्रिवेंशन ले लेंगे, ठीक है? ये हो सकता है। फिर हो सकता है आपके पास रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, इस थेरेपी में हमें क्या कराना होता है, यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स वगैरह की हेल्प लेते हैं, या फिर मैं सिंपली बोलूँ यहाँ पे हम रेडिएशंस का यूज़ लेते हैं, जिससे कि आपका रेडिएशन, उसको हम कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। फिर होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में आपके पास वो चीज़ें आएँगी जो कि आपके एक्चुअली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी, सो दैट अगर मान लो कभी भी कैंसर वगैरह कॉजिंग एजेंट्स अगर आए भी, तो आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाए, उनको जो है वो मार दे, ठीक है? तो आप ये 3 थेरेपीज़ यहाँ पे लगा सकते हो। फिर ये देखो वही दिख रहा है, रेडियोथेरेपी में एक्चुअल हम क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स को हम क्या कराते हैं, इरेडिएट लीथली, इसका मतलब यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का वो कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल सेल। क्योंकि देखो रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जैसे आपने मान लो कोई रेज़ इंसर्ट करा या आपने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की हेल्प ली, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, मतलब जो कैंसर कॉजिंग सेल्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, कभी-कभी वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? तो हमें रेडियोथेरेपी में इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि हमें सराउंडिंग सेल्स को प्रिवेंट करा के चलना है, सो दैट ये ना हो कि वो भी डैमेज हो जाए, ठीक है? तो ये होता है। फिर दे रखा है यहाँ पे सेवरल यहाँ पे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। सबने सुना होगा कीमोथेरेपी क्या होती है, जहाँ पे कुछ आपको मेडिसिन्स वगैरह लेनी पड़ती है, कुछ आपको थेरेपीज़, कीमोथेरेपी में सबने सुना होगा, जिससे कि हेयर लॉस, एनीमिया, ये सब प्रॉब्लम भी हो जाती है। देखो यहाँ लिख रखा है आपके पास यहाँ पे, हेयर लॉस, एनीमिया। आप देखते होंगे कि आपके पास कीमोथेरेपी जब भी कोई पेशेंट्स लेते हैं, तो वहाँ पे हेयर लॉस वगैरह जो दिक्कतें हैं, वो सबसे ज़्यादा देखने मिलती हैं, ठीक है? तो 4th चीज़ आपके पास ये हो सकती है, पहली हमने सर्जरी पढ़ ली, रेडिएशन थेरेपी पढ़ ली, इम्यूनोथेरेपी पढ़ ली, फिर आपके पास आ सकती है कीमोथेरेपी, ठीक है? फिर लिखना क्या है, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारे कैंसर्स वैसे भी होते हैं, जहाँ पे आपको सर्जरी भी लगानी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी लगानी पड़ती है और कीमोथेरेपी भी लगानी पड़ती है, ठीक है? कीमोथेरेपी में अब ये नहीं होता कि अगर बाल लॉस हो रहे हैं, तो कोई कराए ना, ठीक है? लाइफ से अच्छा तो कुछ नहीं है ना, बाल लॉस हो भी रहे, तो वापस से वो आ जाएँगे। है, तो ये कभी-कभी क्या होता है, कुछ कैंसर्स इन तीनों से भी ट्रीटमेंट उनकी साथ-साथ की जाती है। फिर यहाँ पे लिख रखा है आपके पास, देखो मान लो आपकी बॉडी में कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई कैंसर आया, तो आपका इम्यून सिस्टम ना वहाँ पे काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, कोई काम ही नहीं करता वहाँ पे, ठीक है? तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को फिर से एक्टिव बनाने के लिए हमें वहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन देने पड़ते हैं, जो कि एक तरह से बायोलॉजिकल एजेंट्स माने जाते हैं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा इंटरफेरॉन आपके पास क्या है, तो हमें कैंसर डिटेक्टिंग सेल्स, सो दैट इम्यून सिस्टम हमारा वापस से काम करने लग जाए, तो वहाँ पे हमें अल्फा इंटरफेरॉन्स हमें वहाँ पे देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ना क्या करता है, पहचान ही नहीं पाता कि कौन अपना सेल्स है, कितने सेल डिवाइड कर रहे हैं, मुझे अपने सेल को मारना भी है, और जितने मतलब एक्स्ट्रा सेल्स हो रहे हैं मुझे मारना भी है, ऐसी चीज जो है वो कोई वो पता नहीं लगा पाते, ठीक है? तो वहां पे हमें अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो देने पड़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा एनसीईआरटी से मैं देखूं तो हमारा खत्म हो चुका है। साथ साथ एक बात ये याद रखना, एंटी कैंसर ड्रग्स आपके पास कौन से होते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनब्लास्टिन आप अपने 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स कौन से हो सकता है जहाँ पे आपको कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है, ठीक है? तो उसका एग्जांपल हो सकता है आपके पास विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फटाफट से मुझे कमेंट से बताओ एंटी कैंसर ड्रग्स के एग्जांपल, फटाफट से बताओ, फिर हम ड्रग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग डोनामी, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्रग्स टॉपिक, ठीक है? कमेंट से मुझे फटाफट बताना, मैं कमेंट देखूँगी, तुम्हारा 1 मिनट लेट चल रहा है, मुझे पता नहीं चलेगा फिर, ठीक है? चलो, अब देखते हैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में, ठीक है? देखो, पहली बात तो आप यहाँ से समझो, इसका वर्ड दे रखा है अब्यूज़, ठीक है? अब्यूज़ देखो, एक होता है आपके पास यूज़, एक होता है आपके पास अब्यूज़। यूज़ का मतलब वही है कि हम अपने नॉर्मल चीज़ के लिए अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ यूज़। लेकिन अब्यूज़ का मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज़ को जब आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, या फिर ऑन टाइम आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर किसी और रीज़न की वज़ह से यूज़ करो। मान लो डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको ये वाली मेडिसिन 3 दिन में 1 बार लेनी है। लेकिन आप उस मेडिसिन को 1 दिन में 3 बार ले रहे हो, तो वो एक तरह से उस चीज़ का अब्यूज़ ही तो हो रहा है ना, ठीक है? तो गलत टाइम पे, गलत डोज़ में, या फिर किसी गलत रीज़न की वज़ह से अगर आप किसी चीज़ को लेते हो, तो वो उस चीज़ का अब्यूज़ बन जाता है, ठीक है? और आपके एनसीईआरटी में यही एक चीज़ दे रखी है ड्रग अब्यूज़ के बारे में, ठीक है? तो क्या होता है ना, देखो पहली बात तो ड्रग अब्यूज़ ना आपके पास ना 2 तरह के ड्रग्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो मैं आपको ड्रग की डेफिनिशन बता देती हूँ। ड्रग आपके पास एक्चुअल क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी में अनवांटेड फिजियोलॉजिकल एंड आपके पास मैं सिंपली बोल सकती हूँ साइकोलॉजिकल चेंजेस, अगर आपकी मान लो कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आपकी बॉडी में साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला रहा है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ड्रग उन चीज़ को नाम दे देते हैं। आपकी एनसीईआरटी में डेफिनिशन लिखी भी हुई है, ठीक है? फिजियोलॉजिकल कैसे? मान लो आपने कोई चीज़ गलत पर्पज़ से ली या फिर गलत डोज़ में ले ली, तो आपकी फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल की बॉडी में जाके आपके हार्मोन्स वगैरह ये सब जो है इर्रेगुलेट हो सकते हैं।
है ना? फिर मैंने आपको बोला साइकोलॉजिकल कभी-कभी ड्रग का इतना ज़्यादा हमें एडिक्शन हो जाता है जिससे कि हम साइकोलॉजिकल डिटैच ही नहीं हो पाते उससे, है ना? तो कोई भी अगर आपके यही रीज़न से अगर आपके प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स आप वहाँ पे उस चीज़ का अब्यूज़ कर रहे हो, ठीक है? सिमिलरली आपके पास अल्कोहल अब्यूज़ भी होता है, ठीक है? चलो अब देखो, अब हमारे पास ड्रग्स जो होते हैं वो 2 रीज़न की वजह से हो सकते हैं। पहले ड्रग्स हो सकते हैं आपके पास साइकोट्रॉपिक, पहले ड्रग्स कौन से होते हैं साइकोट्रॉपिक, दूसरे ड्रग्स आपके पास होते हैं साइकेडेलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैंने क्वेश्चन खुद देखा है नीट के पीवाईक्यू में, ठीक है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं, एक आपके पास कौन से ड्रग होते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आपके पास एक्चुअल वो ड्रग्स होते हैं, जो आपके मूड को चेंज करते हैं, ठीक है? जो कि आपके मूड को चेंज करते हैं, उनको हम बोल सकते हैं आपके पास साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ठीक है? फिर बात आती है साइकेडेलिक ड्रग्स, साइकेडेलिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर को कंट्रोल जो कि आपके मैं सिंपली बोलूँ आपके बिहेवियर को ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो इनका डिफरेंस याद करके चलना साइकेडेलिक अभी देखो मेन ये नहीं आता कि साइकेडेलिक की डेफिनिशन बताओ। क्वेश्चन ये आएगा कि कौन-सा ऐसा ड्रग है आपकी एनसीईआरटी में 3 ड्रग दे रखे हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि कौन-सा ऐसा ड्रग है जो कि इसका एग्जांपल है, साइकेडेलिक का एग्जांपल है या फिर साइकोट्रॉपिक का एग्जांपल है, ठीक है? चलो, अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइकोट्रॉपिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक ड्रग में ना आपके पास यहाँ पे 3 फर्दर डिविजन्स आती है। पहली डिवीजन आती है सेडेटिव। यार ये हिल रहा है, मैं लिख नहीं पाऊँगी ऐसे समझ लो, ठीक है? पहली डिवीज़न आती है आपके पास सेडेटिव, सेडेटिव को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं हाइप्नोटिक्स इनको हम दूसरा नाम हाइप्नोटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? चलो आपको पहले ये बता देती हूँ, पहले आपको सेडेटिव के बारे में ही बता देती हूँ। हाँ, यहाँ देखो ये भी दे रखा है, ठीक है? सेडेटिव पहले कौन-सा टाइप ऑफ ड्रग है मुझे बताओ? साइकोट्रोपिक है, साइकेडेलिक? फटाफट से बताओ, साइकेट्रोपिक है या डेलिक है बताओ? ड्रग्स तो में बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएँगे, ठीक है? चलो, ठीक है, तो मेरे पास सेडेटिव्स कैसे होते हैं? सेडेटिव को हम हाइप्नोटिक्स भी कह सकते हैं। हाइप्नोटिक्स वही जो कि आपके जो आपके स्लीपिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम सिंपली बोल सकते हो हाइप्नोटिक्स, ठीक है? ये ड्रग्स आपके कैसे होते हैं? एंटी एंग्जायटी ड्रग्स माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम आप ट्रैंक्विलाइज़र्स भी बोल सकते हो। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ट्रैंक्विलाइज़र्स नाम से आपने कोई ड्रग पढ़े होंगे, ठीक है? तो आपका जो सेडेटिव्स होते हैं, वो एंटी एंग्जायटी मतलब जिनको भी नींद नहीं आती, जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, जो कि डिप्रेशन में रहते हैं, जनरली क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो हैं, वो उनको दिए जाते हैं। एंग्जायटी वाले पेशेंट्स को जनरली ये दिए जाते हैं। जिनका दूसरा नाम आपके पास ट्रैंक्विलाइज़र्स भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, गुड प्राची। अभिलिप्सा ठीक है, ठीक है। फिर देखो अब क्या होता है जो सेडेटिव्स हमारे पास होते हैं ना, ये देखो आपके एनसीईआरटी में ना ये 3 डायरेक्टली ऐसे एग्जांपल दे रखा है बारबिटूरेट्स वगैरह, लेकिन उनको बता नहीं रखा कि एक्चुअल किसके एग्जांपल है। तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये हमारे पास सेडेटिव्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है जो सेडेटिव्स होते हैं ना हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है ना? तो क्या होता है सीएनएस को हमारे जो सेडेटिव्स होते हैं अफेक्ट करते हैं। ये एक तरह से डिप्रेशन का काम करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये हमें स्लीपिंग प्रोड्यूस कराएँगे। स्लीपिंग का मतलब आपके मूड को ये बढ़ाएँगे तो नहीं, घटाएँगे, आपके मूड को बिल्कुल बेकार ही तो करेंगे ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डिप्रेशन की तरह ये काम करते हैं। आपको ये आपकी बॉडी को कामनेस देगा बिल्कुल। कामनेस बोलूँ या फिर सिंपली पूरा बिल्कुल सैटिस्फाइड आपको सिचुएशन में ये जो ड्रग्स होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, ये लेके जाते हैं, ठीक है? इसके एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइएज़ेपिन्स एंड योर एम्फेटामिन्स, ठीक है? ये एक्चुअली में क्या करते हैं इनसोम्निया को प्रिवेंट करने में हेल्प इनसोम्निया क्या होता है आपके पास मान लो नींद नहीं आती, उसे हम कहते हैं इनसोम्निया। तो ये वाले जो तीनों ड्रग्स होते हैं आपके पास इनसोम्निया को क्या करते हैं उस इनसोम्निया में क्या होते हैं हेल्पिंग माने जाते हैं और एक किसके एग्जांपल माने जाते हैं सेडेटिव्स के एग्जांपल हैं। फटाफट से मुझे तीनों ड्रग्स की शायद शॉर्ट फॉर्म बताओ, कैसे बताओ? फटाफट से मुझे बताओ। तीनों ड्रग्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने खुद से नहीं बताई, ठीक है? चलो, फिर ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास साइकोट्रॉप में पहले पहले वाले डिवीजन को बता चुकी हूँ। सेकंड टाइप आ सकते हैं एनाल्जेसिक जिनको हम बोलते हैं पेन किलर्स, ठीक है? पेन किलर सब लोग लेते हैं, ज़रा-सा दर्द हुआ पेन किलर्स ले लेते हैं जिसको हम सिंपली बोलते हैं एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें हम फर्दर देखेंगे ओपियोइड्स देखो आपके एनसीईआरटी में ना 3 तरह के ड्रग्स दे रखे हैं, ओपियम दे रखा है, कोका अल्कलॉइड दे रखा है और तीसरा आपको कैनाबिनॉइड दे रखा है, ठीक है? तो आपके पास अगर क्वेश्चन आया भी ना साइकोट्रॉपिक साइकेडेलिक से तो यही क्वेश्चन आएगा कि कैनाबिनॉइड में आप किसको डालोगे तो आप बोलोगे साइकेडेलिक को डालूँगी, ठीक है? ओपियोइड्स में आप किसको डालोगे साइकोट्रॉपिक में डालोगे, ठीक है? फिर आपके पास दूसरा एग्जांपल हो सकता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट आपके पास मैं सिंपली बोलूँ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके मूड को एनहांस करते हैं, आपको खुश रखते हैं, ठीक है? डिप्रेसेंट नहीं होते जैसे मैंने आपको भी बताया, आपके पास जो सेडेटिव थे वो डिप्रेसेंट थे, लेकिन आपके पास जो कोका अल्कोहल जो हम थर्ड टाइप ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, वो आपके पास एज़ अ स्टिमुलेंट की तरह काम करेंगे, मीन्स आपके मूड को अच्छा करने का काम करेंगे, ठीक है? फिर आता है आपके पास साइकेडेलिक ड्रग्स। साइकेडेलिक जो ड्रग्स होते हैं, इनका एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल आपके पास कैनाबिनॉइड जो कि आपको एनसीईआरटी में सेकंड टाइप ऑफ ड्रग में दे रखा है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है? जो कि आपके पास क्या कॉज़ करते हैं? हैलुसिनेशन कॉज़ करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसे कौन से टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि आपको हैलुसिनेशन कॉज़ करते हैं? तो उसका एग्जांपल आपके पास होगा कैनाबिनॉइड वाले होते हैं। हैलुसिनेशन आपके पास एक्चुअल होते क्या है? जैसे कि मान लो आप बैठे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ऐसे ब्रिजेस पे चल रहे हो, ठीक है? ब्रिजेस का मैंने एग्जांपल क्यों बताया आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है? फिर मान लो मैंने बोला आपको लाइट बोलती हुई दिख रही है, ठीक है? आपको जो साउंड है
साउंड आपको दिखती हुई दिख रही है और आपको लाइट बोलती हुई दिख रही है या लाइट आपको गाती हुई दिख रही है। मतलब कुछ पागल वाली चीज़ें हो जाए ना उसको हम कहते हैं हैलुसिनेशंस, ठीक है? तो आपको हैलुसिनेशन किसमें दिखता है? आपको कैनाबिनॉइड वाले में आपको दिखता है। तो कैनाबिनॉइड किसका एग्ज़ाम्पल है? साइकेडेलिक का एग्ज़ाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर यहाँ पे आते हैं, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक ड्रग के बारे में लिख के लाई हूँ, मुझे टेलीग्राम पे या जैसे भी आपको जो है मुझे भेजना है, ठीक है? इस टेबल के बारे में मुझे सबने भेजना है। आपको क्या करना है, पहले ऊपर लिखना है ड्रग, जैसे मैं एक का लिख के लाई हूँ। ओपियोइड्स के बारे में आपको स्टडी से पढ़ाऊँगी तब समझ में आएगा। आपको बस टेबल याद रख कर के रखनी है, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट को वो ड्रग अफेक्ट करता है। तो वो जो आपके पास ड्रग है, वो किस चीज़ के साथ बाइंड करता है, सिंपली बोलो उस ड्रग के रिसेप्टर्स कहाँ-कहाँ पे आपके पास प्रेज़ेंट है। फिर आपके पास हो सकता है कि वो आपके साथ काम क्या करते हैं, मतलब इफ़ेक्ट यहाँ पे कि किस तरह से वो इफ़ेक्ट डालते हैं आपकी बॉडी पे। फिर आ सकता है आपकी आप उस ड्रग को लोगे कैसे। ये 5 कॉलम सबके मुझे टेबल में दिखने चाहिए। 3 ड्रग के एग्ज़ाम्पल है एनसीईआरटी में, 1 का मैंने आपको बता दिया, 2 के लिख के सब मुझे ये टेबल जो है टेलीग्राम पे भेजेंगे। बताओ भेजोगे? बताओ? सब भेजेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। देखो, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग द यूथ। बिल्कुल सही है। यूथ में तो क्या है आजकल, जब अगर हम आजकल लोगों में देखें, यूथ में ज्यादा प्रेवलेंट है आपके ड्रग्स वगैरह लेना। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। सबको पता है बहुत ज्यादा ये रिस्की वगैरह काम है, ठीक है? अब आपके पास 3 ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कोहलिक्स, आपको मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली क्या होते हैं, आपके ओपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं और ये रिसेप्टर्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे मिलते हैं। जितने भी ड्रग्स के एग्जांपल आएँगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये चीज़ रहेगी कि वो आपके पास कहाँ पे वो इफेक्ट कहाँ पे शो करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला ड्रग आया ओपियोइड। इसके रिसेप्टर्स आपको कहाँ-कहाँ पे मिलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, दैट मीन्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पे। और दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दैट मीन्स सिंपली बोलो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले के एरियाज़ पे आपको जो है ये वाला ड्रग जो है एक्ट करता है, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास माना जाता है हेरोइन, ठीक है? ओपियोइड का बेस्ट आपके जो ओपियोइड का आपके पास बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, वो होता है आपके पास हेरोइन, ठीक है? पहले आपको चलो ये बता देती हूँ, ये देखो। देखो, ओपियोइड्स आपके पास ना कुछ ओपियोइड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास पेन को रिलीव करेंगे, ठीक है? अभी हम ऊपर देखेंगे ओपियोइड हमारे पास एक ओपियोइड मैंने आपको बताऊँगी अभी आगे के जो कि आपको डिप्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? सॉरी डिप्रेशन कॉज़ करता है। अभी एक और ओपियोइड का एग्जांपल आता है, ये भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे बारबिटोरेट्स वगैरह दे रखा था, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कुछ ओपियोइड्स ऐसे होते हैं जो कि पेन को रिलीव करते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक जिसका एग्जांपल पेन किलर था, ठीक है? ये जो ओपियोइड्स आपके पास होते हैं ना, ये आपके पास 3 तरह के ओपियोइड्स होते हैं। पहले आते हैं नेचुरल ओपियोइड्स, फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स, फिर आते हैं आपके पास सिंथेटिक ओपियोइड्स, ठीक है? जो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं उनका एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडीन। ये दोनों जो होते हैं ना, क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों आपके पास अल्कलॉइड माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये दोनों आपके पास क्या माने जाते हैं? अल्कलॉइड माने जाते हैं, ठीक है? तो मॉर्फिन और कोडीन आपके पास क्या माने जाते हैं? ये एक तरह से नेचुरल ओपियोइड्स माने जाते हैं, ठीक है? मॉर्फिन, कोडीन, देखो कोडीन आपने ना बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, एक्चुअली ये जो कोडीन होता है ना, कफ सिरप में प्रेजेंट होता है। जब भी खांसी वगैरह होती है तो वहाँ पे नींद लाने के लिए कोडीन जनरली मिलाया जाता है, कफ सिरप में आपके पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो क्या है, मॉर्फिन, कोडीन नेचुरल का एग्जांपल है। सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल है हीरोइन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी में ऊपर भी दिखाया, ठीक है? तो जो हीरोइन होता है वो सेमी सिंथेटिक टाइप ऑफ आपके पास ओपियोइड माना जाता है। सिंथेटिक में आता है मेथिडोन, मेथिडोन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है? चलो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे थे, देखो हीरोइन मैंने आपको बता दिया, हीरोइन का ऐसा एग्जांपल, सिंथेटिक है, नेचुरल है या सेमी सिंथेटिक है, बताओ फटाफट से। ठीक है? तो बताओ, मैं देखती हूँ, फटाफट मैं आगे बताती हूँ। देखो, हीरोइन आपके पास कैसा है? हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक भी बोलते हैं। हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक भी है और आपको कैसे मिलता है? केमिकली डाइएसाइटल मॉर्फिन। हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक भी हो सकता है। हीरोइन का दूसरा नाम डाइएसाइटल मॉर्फिन भी हो सकता है। डाइएसाइटल मॉर्फिन क्यों? क्योंकि जो आपके पास मॉर्फिन होता है, जो आपके पास हीरोइन होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम मॉर्फिन की एसिटिलेशन कर देते हैं। एसिटिलेशन सबको पता होगा, केमिस्ट्री सब पढ़ के आए हैं, ऑर्गेनिक, है ना? तो जब हम अपने मॉर्फिन की एसिटिलेशन कर देते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है? हीरोइन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरोइन के 3 नाम स्मैक एंड योर डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है? जो कि कैसा होता है? हीरोइन आपके पास कैसा होता है? व्हाइट होता है, बिल्कुल ऑर्डरलेस, कोई इसमें से स्मेल नहीं आती, बिटर कड़वा सा क्रिस्टलाइन सा कंपाउंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है हीरोइन की, तो आपको याद रखना है, व्हाइट होता है, कलर ऑर्डरलेस, बिटर होता है, कंपाउंड ये माना जाता है। फिर बात आती है कि आपको ये मिलता कैसे? मैंने आपको अभी बताया, एसिटिलेशन करोगे मॉर्फिन की, आपको जो है क्या मिल जाएगा? हीरोइन मिल जाएगा, ठीक है? अब बात आती है कि आप मॉर्फिन को कहाँ से लाते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मॉर्फिन से तो चलो उसको बनाया, लेकिन आप इसको लाओगे कहाँ से? मॉर्फिन आपके पास जनरली कैसे मिलता है? लेटेक्स से मिलता है। कौन से प्लांट की लेटेक्स से मिलता है? देखो, कौन से प्लांट के लेटेक्स से मिलता है आपके पास? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके मान लो कोई मान लो ये वाला प्लांट है, प्लांट का ये नाम है।
ये प्लांट मान लो ग्रो कर रहा है, जब इसके फ्लावर्स जब आते हैं ना, जब मान लो कि फ्लावर्स सूख जाते हैं, जब पेटल्स वगैरह सारी झड़ जाती हैं, तो जब फ्लावर्स में से जब उसको ऐसे करते हैं, तो फ्लावर्स में से जब उसका मिल्की टाइप ऑफ जूस निकलता है ना, उसको हम कहते हैं जनरली हम उसको लेटेक्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमें क्या होता है, इसी लेटेक्स सिंपली हम बोल सकते हैं मिल्क ऑफ दिस प्लांट से हमें क्या मिलता है अपना मिल सकता है, ठीक है? जो मैंने आपको ऊपर बताया हमें मॉर्फिन वगैरह मिलता है, फिर उसकी एसिटिलेशन करके हीरोइन को हम ले सकते हैं, ठीक है? फिर बात आती है इन ओपियोइड्स को हम लेते कैसे हैं? कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम लाइक इन्हेलेशन से लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ओरली खाते हैं। तो ड्रग्स भी वैरायटी ऑफ चीज़ों से लिए जा सकते हैं, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास जो ओपियोइड्स होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, स्नोटिंग से लिए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं। इंजेक्शन सबको पता है। हेरोइन क्या होता है आपके पास, हेरोइन माना जाता है एज़ एन डिप्रेसेंट। मैंने आपको ऊपर बताया, अभी आपको सेडेटिव्स बताए थे, सेडेटिव्स में आपको फिर बता रही हूँ। हेरोइन जो होता है आपके पास कैसा होता है, हेरोइन भी एक आपके तरह से डिप्रेसेंट माना जाता है, आपकी बॉडी के फंक्शंस पूरा कर देता है, बिल्कुल स्लो कर देता है और आपको एज़ एन डिप्रेसेंट माना जाता है, ठीक है? अब बात आती है स्नोटिंग क्या होता है? देखो स्नोटिंग में देखो एक्चुअल में क्या है, स्नोटिंग में ना आपके जो भी ड्रग होता है, ड्रग के पाउडर की ना इस तरह से लाइन्स बना दी जाती हैं। और जो आपके पास जो भी ड्रग अब्यूज़र होता है, वो क्या करता है, इस ऐसे मतलब ऐसे नोज़ के थ्रू क्या करता है, उसको इन्हेल करता है। इन आपके लाइन्स बना दी जाएँगी, उसको हम जनरली कहते हैं स्नोटिंग। इंजेक्शन सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ड्रग का मोड ऑफ एक्शन का क्या है, कहाँ पे वो जाके एक्ट करता है, कहाँ से हमें वो मिलता है, कौन-सा उसका प्लांट है। ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है ड्रग वाले पूरे टॉपिक में से, ठीक है? तो स्नोटिंग क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है? क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? फिर उसके बाद ये आता है, ये देखो ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसका आ सकता है। एक बार डायएसेटिल और एसिटाइल वाला फिर से क्लियर करो। अच्छा देखो, डायएसेटिल यहाँ पे लिख रखा है, मॉर्फिन होता है सॉरी जो हेरोइन होता है उसको हम डायएसेटाइल मॉर्फिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें जो डायएसेटाइल मॉर्फिन हमने क्यों बोला, क्योंकि हमें मॉर्फिन की जब हम एसिटिलेशन कर देते हैं, उससे हमें मिलता है आपका हेरोइन वाला, ठीक है? तभी हमने इसको नाम दे रखा है डायएसाइटिल मॉर्फिन, क्योंकि हमें एसिटिलेशन से ये जो है वो मिलता है। बस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? ठीक है? हाँ, मैं ये बता रही थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप सिंपल छोटा-सा ये नहीं पूरा डायग्राम याद करोगे, सिंपल सा बस याद रखो, जहाँ पे आपको NCH3 दिख गया दैट मीन्स आपको यहाँ पे मॉर्फिन की बात हो रही है, या फिर सिंपल ऐसे कहीं सिंपल रिंग दिख गई तो मतलब वहाँ मॉर्फिन की बात हो रही है। अभी हम कैनाबिनॉइड का भी देखेंगे, ठीक है? कैनाबिनॉइड में जब हम वहाँ पे देखेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ी रिप्रेजेंटेशन बताऊँगी, वो थोड़ी अलग टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो याद कर लो, जहाँ पे आपको सिंपल रिंग मिलेगी वो आपके पास किसका बता रखा है, मॉर्फिन का। अभी हम कैनाबिनॉइड में देखेंगे, वहाँ पे आपको इन रिंग के ऊपर ना ओएच दे रखा है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जहाँ पे ओएच होगा आपको मतलब वहाँ पे कैनाबिनॉइड का वो एग्जांपल, ठीक है? बाकी हाँ, ये भी याद करना ओपियम पॉपी आपके पास कैसा दिखता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम्स। फिर आते हैं हम कैनाबिनॉइड्स पे, सेकंड टाइप ऑफ ड्रग पे। तो कैनाबिनॉइड होते हैं आपके पास कैसे होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आप पर इंटरैक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के साथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जैसे ओपियोइड्स का बताया, ओपियोइड्स का प्रेजेंट होते हैं आपके पास ब्रेन में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। सिमिलरली जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं उसके रिसेप्टर्स हमें कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिसेप्टर्स हमें कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है? चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं इनको हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब हम यहाँ पे फ्लावर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें जो मिलते हैं हम इनको कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, फ्लावर से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे उसको हमने लेटेक्स से प्रिपेयर करा, इसको हम फ्लावर से प्रोड्यूस कराते हैं। कौन सा प्लांट यहाँ पे आएगा, कैनबिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, नाम से रिलेट करके चलो तो कैनबिस सटाइवा एक ऐसे प्लांट का नाम है जिससे आप कैनाबिनॉइड्स ले सकते हो और उसके इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है? अब यहाँ तो बात होगी आप सिर्फ फ्लावर से, लेकिन फ्लावर्स के अलावा आप इसी प्लांट के कुछ और पार्ट्स को भी यूज कर सकते हो और वैरायटी ऑफ ड्रग्स बनाने के लिए, जो कि एग्जांपल कैनाबिनॉइड का ही है। अब वो कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मारिजुआना, हशिश, चरस, गांजा, ये इवन मैं बोलूँ जो भांग होती है, ठीक है, जो भांग होती है, भांग सबने सुना होगा, ये भी हमारे पास एक कैनाबिनॉइड का एग्जांपल है, जिसको हम कहाँ से प्रिपेयर करा सकते हैं, फ्लावर के टॉप से, लीफ से, रेजिन से, इनको हम जो है प्रिपेयर करा सकते हैं। क्या कौन से ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मारिजुआना, हाशिश, चरस और गांजा, इनको हम प्रिपेयर करा सकते हैं आपके इन्फ्लोरेसेंस से नहीं, जो बाकी पार्ट्स हैं उनसे, ठीक है? फिर क्वेश्चन आता है कि इनको हम लेंगे, जैसे उनको तो हमने इंजेक्शन और स्नोटिंग के थ्रू किया, इनको हम कैसे ले सकते हैं, इन्हालेशन मतलब ऐसे ऐसे सूंघ के, ठीक है? हम ऐसे ले सकते हैं या फिर ओरली मुँह में खा के हम ले सकते हैं, ठीक है? और इसकी इफेक्ट्स आपको, साइड इफेक्ट्स वगैरह कहाँ दिखते हैं आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है? जो भी आपका हार्ट वगैरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, आपको उसके इफेक्ट्स, इस वाले ड्रग के इफेक्ट जो है वो वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है? वो टेबल अगर एक टेबल बना लोगे ना, सब कुछ लर्न हो जाएगा। हमेशा क्या करो, जैसे टेस्ट आने वाला हो उस टेबल को रिवाइज करो, खत्म, ठीक है? इसलिए मैंने बोला वो टेबल इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है यहाँ पे कैनाबिनॉइड की। ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ना आपके पास, ये हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल,
जो कैनाबिनॉइड होते हैं हमारे पास हेल्यूसिनेशन कॉज़ करते हैं। हेल्यूसिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बंदा कोई बैठा है लेकिन वो सोचेगा मैं ब्रिज पे चल रहा हूँ, ऐसे ऊट-पटांग करके चल रहा हूँ। ठीक है? तो इससे आप क्या कर सकते हो, कैनाबिनॉइड का डायग्राम याद कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे ब्रिज दिख रहा है, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि मुझे ब्रिज कहाँ दिखता है, कैनाबिनॉइड वाले में दिखता है, जो कि हेल्यूसिनेशन कॉज़ करता है। सिमिलरली नॉर्मल रिंग में मैंने आपको बताया कि सिंपल मिलेगा, लेकिन इस वाली रिंग में आपको क्या मिलेगा, ओएच ओएच जहाँ मिल जाए, वहाँ पे मैं और फिर मैंने आपको क्या बताया, सिंपल रिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ओएच ओएच भी जब साथ में दिख जाए तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैनाबिनॉइड की बात हो रही है। बस डिफरेंस इनमें याद कर लो, एग्जैक्टली डायग्राम करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ कैनाबिस सटाइवा का डायग्राम जैसे ओपियम का प्लांट का याद रखा था, इसी तरह से कैनाबिस सटाइवा का भी आपको याद रखना है। ठीक है? ठीक है? नोटिंग करते हैं तो ड्रग एल्वेओली के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। कर सकते हैं, तभी तो कहते हैं ना ड्रग्स के आपके पास बिल्कुल ज़्यादा लेने नहीं चाहिए। तभी तो आगे जाके इन्हीं रीज़न की वजह से आगे जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। ठीक है? ओरली करोगे तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, ठीक है? इन्हेल करोगे तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ड्रग की, व्हिच इज़ योर कोका अल्कलॉइड या फिर मैं बोलूँ कोकेन। कोका अल्कलॉइड इसी का नाम है। ये आप कहाँ लेते हो? कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका से लेते हो। तीनों प्लांट के नाम याद करना, पहले पापावर सोम्निफरम से लिया, फिर दूसरा हमने किससे लिया? कैनाबिस सटाइवा से लिया। ये हम लेते हैं कोका अल्कलॉइड या फिर मैं सिंपली बोलूँ इरिथ्रोजाइलम कोका से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, जो कि कहाँ पे होता है? साउथ अमेरिका में ये जो प्लांट है वो माना जाता है, कहाँ पे रहता है? साउथ अमेरिका का नेटिव है, ठीक है? फिर क्या आता है, जो आपके पास कोका अल्कलॉइड होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने अफेक्ट करा, सबसे पहले वाले ड्रग ने अफेक्ट करा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे और सीएनएस पे। कैनाबिस सटाइवा कैनाबिनॉइड्स ने कहाँ पे अफेक्ट डाला? अपना ब्रेन पे। सिमिलरली जो ये वाले ड्रग्स होते हैं ये अपना इफेक्ट डालते हैं डोपामाइन पे। डोपामाइन एक्चुअली वो वाले केमिकल्स, मान लो आपके पास ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे इनके बीच में मान लो डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन जनरली हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है, जो कि किससे रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी हैप्पीनेस वगैरह के रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लो किसी ने आपको शाबाशी दिया फर्स्ट टाइम, तो जो भी हैप्पीनेस के टाइम पे जो चीजें निकलती हैं, हार्मोन निकलते हैं, उसको हम कहते हैं आपका डोपामाइन हार्मोन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन खुशी रहोगे अगर एक बार खुशी मिल गई, तो ऐसा भी नहीं होता। तो क्योंकि ऐसा क्या होता है, यहाँ पे आपके पास यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअली आपके डोपामाइन जो निकला उसको वापस से क्या कर देते हैं, वापस से डाल देते हैं, ठीक है? तो डोपामाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कॉक और क्रैक, जैसे हीरोइन के 2-3 नाम थे, इसी तरह से कोकेन के भी और नाम है, कॉक और क्रैक, ठीक है? इसको हम कैसे करते हैं? स्नॉटेड। इसको भी हम कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग के थ्रू लेते हैं। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन सीएनएस। ये कैसा करता है? सीएनएस पे अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है? प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए ना, उसको हम कहते हैं यूफोरिया। एंड इंक्रीज एनर्जी, जब आप इतना अच्छा फील करो कि मेरे में तो बहुत ज्यादा ताकत है, ऐसी फीलिंग्स जो होती हैं आपके पास कोकेन प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है ऐसी फीलिंग्स? क्योंकि यहाँ पे डोपामाइन इफेक्ट हुआ है, इसलिए ऐसी फीलिंग्स आई है ना? फिर दे रखा है एक्सेसिव डोजेज। अगर आप मान लो कोकेन का बहुत ज्यादा डोजेज ले लो, बहुत ज्यादा डोज में अगर आप ले लेते हो, तो उस केस में आपको हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी जो है वो शो होने मिल जाती है, ठीक है? फिर क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे, पहली बात तो हमने हेलुसिनेशन का पढ़ लिया, ऐसे कौन से और प्लांट्स हैं जो कि आपके हेलुसिनेशन कॉज कर सकते हैं? उसका एग्जांपल आता है अट्रोपा बेलोडेना एंड धतूरा। फटाफट से कमेंट्स में लिख दो, अट्रोपा बेलोडेना और धतूरा, ऐसे दो एग्जांपल्स और हैं जो कि आपके हेलुसिनेशन क्या है, कॉज कर सकते हैं, ठीक है? दीस डे कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन इसको आज की डेट में जो, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है आपके पास आज की डेट में ना, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, वो आपके पास इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि डोपामाइन उनको चाहिए, जितना ज़्यादा डोपामाइन उनकी बॉडी में होगा वो रिलैक्स फील करेंगे। इसी रीज़न की वजह से आपके पास क्या होता है, कैनाबिनॉइड स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो लेते हैं। फिर सिमिलरली आपको धतूरों का एग्जांपल यहाँ प्लांट का दे रखा है। आपको प्लांट तीनों पता होना चाहिए कि कौन-सा प्लांट आपके पास जो है वो कॉज़ कर रहा है, ठीक है? डायग्राम आपको सबका पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया, ऊपर मैं आपको इस बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है? बार्बिट्रेट्स क्या होते हैं, एम्फेटामिन्स क्या होते हैं, बेंजोडाज़ेपिन्स क्या होते हैं, जिनको हम जनरली क्या करते हैं, मेडिसिन्स की तरह हम उसको लेते हैं। फिर उसके बाद क्या लिख रखा है, मॉर्फिन। मॉर्फिन मैं आपको ऊपर बताया था, मॉर्फिन को हमने इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए भी यूज हमने इसको किया था, एंड इट्स आल्सो यूज एज एन पेन किलर। इसको हम एज एन पेन किलर, जो कि आपके पास ऑपरेशन जब होता है ना, तो इसको मॉर्फिन को हम जनरली एज एन पोस्ट ऑपरेटिव लाइक ट्रीटमेंट के लिए हम इसको मोर पोस्ट ऑपरेटिव ये माना जाता है कि जब भी जिन लोगों को दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ पे हम मॉर्फिन का जो है हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इंसोम्निया के लिए मैंने आपको बता दिया, डिप्रेशन के लिए भी हम इन तीनों ड्रग्स को लेते हैं। इंसोम्निया के साथ-साथ वहाँ पे तुम डिप्रेशन वाला वर्ड भी ऐड कर सकते हो। डिप्रेशन के साथ-साथ हम क्या करते हैं, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए भी ये तीनों ड्रग्स हम लेते हैं। मॉर्फिन का मैंने आपको बता दिया, इट्स एक्ट एज़ एन सेडेटिव या सिंपली बोलो हाइप्नोटिक, दूसरा नाम बताया था, एंड आल्सो इट एक्ट्स एज़ एन पेन किलर, ठीक है? जो सर्जरी में जाते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं।
फिर यहाँ दे रखे हेलुसिनेजिंग प्रॉपर्टी, आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको आप टच करते हो ऐसे मुरझा जाते हैं, फिर ऐसे बाहर आ जाते हैं, देखे होंगे ना ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो उसके एग्जांपल वगैरह दे रखे कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी सीड्स होती हैं जिनको हम अपने फंक्शंस में भी हम उनको डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी कैसी मानी जाती है, हेलुसिनोजिक उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। फिर मैंने यहाँ पे देखो लास्ट में आपको ड्रग की डेफिनेशन दे रखी है, ऐसा कोई भी चीज जो कि आपके इम्पेयर कर रहा हो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, आपकी साइकोलॉजिकल चीजों को, आपके या फिर मैं बोलूँ फिजियोलॉजिकल चीजों को, वो हमारे पास एग्जाम्पल बन जाएगा ड्रग अब्यूज का। क्लियर हुआ? ड्रग यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है? अब देखो दोबारा थोड़ा बता देती हूँ, देखो जैसे मैंने बात करी सेडेटिव थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, इसी तरह से ये भी याद करो स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स आपके जो होते हैं ना, स्टिमुलेंट्स मैंने आपको बताया जो कि आपके मूड को अच्छा करेंगे। वही यहाँ पे लिख रखा है जो स्टिमुलेंट्स होते हैं मेरे पास क्या करते हैं, आपको वेकफुलनेस, आपको जगा देते हैं एक तरह, है ना? आपकी अलर्टनेस बढ़ा देते हैं आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके, है ना? अब क्या होता है, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जब भी कोई आपके घरों में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले हम उसको क्या पूछते हैं, कॉफ़ी, चाय वगैरह पूछते हैं, है ना? तो वो भी एक एज़ एन ड्रग की तरह ही एक्ट करता है। वो भी आपके पास एक तरह का ड्रग ही है। बेस्ट एग्जांपल उसका आता है कैफ़ीन, जो कि आपको चाय, कॉफ़ी में मिलता है, ठीक है? जब भी कोई आपके पास मेहमान आते हैं, सबसे पहले हम वही देते हैं, सबसे पहले इसका मतलब बोलो हम उनको ड्रग ही ऑफ़र करते हैं, है ना? ड्रग हमें कहाँ से मिलता है? टी प्लांट की सबको पता है, पत्तियों से मिलता है, चाय पत्ती सबको पता होगा, है ना? असम वगैरह में वहाँ मिलता है। कैफ़ीन सीड्स, जो भी कॉफ़ी प्लांट जब ग्रो करता है, उसकी सीड्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि चाय की जो होते हैं, वो हमें लीफ से मिलता है, लेकिन तो हमें यहाँ पे कैफ़ीन के जो मतलब जो कॉफ़ी वगैरह की चीज़ें होती है, वो हमें उसकी सीड्स से मिलती है ना? सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट जो होता है, वो भी इनफैक्ट एज़ अ स्टिमुलेंट की तरह एक्ट कर सकता है। कैनाबिनॉइड की अगर मैं बात करूँ, ओपियम की बात करूँ, वो एज़ अ डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन कोका वाले क्योंकि वहाँ पे डोपामाइन इन्वॉल्वड है, वो एक्ट करते हैं आपके पास एज़ अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब मूड को एनहांस करने का, ठीक है? तो आपके पास ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है? अब क्या इम्पैक्ट, अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक करते हो, तो उससे क्या होता है, इंडाइजेशन हो सकता है, रीनल फेलियर, किडनी फेल हो सकती है, या फिर आपको भूख ना लगना, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। गेस्ट आते हैं, सबसे पहली चीज़ हम उनको ये देते हैं ताकि वो खाए बिना भाग हाँ। ठीक है, तो दे सकते हैं। फिर लास्ट में आता है एम्फेटामाइन्स। बार्बिटोरेट्स के बारे में पढ़ लिया, लास्ट आता है आपके पास एम्फेटामाइन्स। एम्फेटामाइन्स जो होते हैं ये कैसे माने जाते हैं? सिंथेटिक एनालॉग्स हैं आपके पास एड्रेनालिन के। एड्रेनालिन हार्मोन सबको पता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, ब्रीथिंग वाला चैप्टर सब पढ़ के आए हैं ना? तो आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, सो दैट जिससे क्या होता है, आपका ब्रीथिंग रेट वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। तो एम्फेटामाइन्स जो एम्फेटामाइन्स वाले ड्रग्स होते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, एड्रेनालिन को एनहांस करने का काम करते हैं, ठीक है? और जनरली जो एथलीट्स होते हैं, वो आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या फिर अपनी वर्क की कैपेसिटी, अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एम्फेटामाइन्स का इंटेक करते हैं। क्यों इंटेक करते हैं? सो दैट उनकी बॉडी में एड्रेनालिन ज़्यादा निकले और उससे क्या हो सके, उनकी बॉडी में ब्रीथिंग रेट बढ़ सके और जिससे वो अच्छा अपने काम कर सके, अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, ठीक है? ड्रग हमारा इतना ही था, ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, लास्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे टोबैको के बारे में, ठीक है? देखो, स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ट रेस। सबको पता है जितना स्मोकिंग करोगे तो उससे ऐसे बोलते हैं ड्रग्स, जैसे स्नोटिंग के थ्रू ड्रग में एक तरह से स्मोकिंग ही तो एक तो वो मतलब मैंने लिया तो हमने इन्हेल करके ही ना। फिर आता है टोबैको। टोबैको को ह्यूमन बीइंग्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक 400 टू 400 ईयर से टोबैको यूज़ हो रहा है। टोबैको को हम कैसे ले सकते हैं? स्मोक करके भी ले सकते हैं, स्मोकिंग भी कर सकते हैं, च्यू भी कर सकते हैं, ऐसे लेते हैं ना, च्यू भी कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड एज़ अ स्नफ। अब स्नफ क्या होता है? स्नफ आपके पास होता है ऐसे, जैसे आप यहाँ पे देखो, इट्स वेरी फनी बट देखो, इसमें क्या होता है, टोबैको यहाँ पे लेते हैं नोज़ की तरफ और नोज़ में जाके फिर इन्हेल करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्नफ, ठीक है? तो टोबैको को एज़ अ स्नफ की तरह भी इसको हम ले सकते हैं, ठीक है? फिर क्या है, टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड अल्कलॉइड। पहले हमने 2 अल्कलॉइड पढ़े, मॉर्फिन और कोडीन बताया था। तीसरा अल्कलॉइड का एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, निकोटीन। टोबैको के अंदर जनरली क्या होता है, आपको निकोटीन मिलता है। ये जो निकोटीन होता है ना, आपके पास क्या करता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में नेचुरली जो एड्रेनालिन प्रेजेंट होना चाहिए वो ठीक है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन पे निकलना चाहिए, ठीक है, हैप्पीनेस सिचुएशन पे निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इंड्यूस्ड एड्रेनालिन का प्रोडक्शन बढ़वा रहे हो, दैट मीन्स हार्मफुल तो आपको वो रहेगा, और टोबैको यही काम करता है, यही हार्मफुलनेस क्रिएट करता है कि एड्रेनालिन का अमाउंट ये बहुत ज़्यादा बढ़वा देता है। किससे बढ़वाता है? क्योंकि इनकी बॉडी में हमें निकोटीन जो है वो मिलता है, ठीक है। फिर लिख रखा है ब्लड सर्कुलेशन में एड्रेनालिन वगैरह रिलीज़ होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। स्मोकिंग से और क्या होता है? सबको पता है, लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। इवन मैं बोलूँ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, इसको अच्छे से मार्क कर लो। सब समझते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक कैसे हो जाएगा, बट यहाँ पे इसका भी होता है। थ्रोट, गले का हमें हो सकता है बिकॉज़ हम स्मोकिंग वगैरह से खा रहे हैं ना। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसेमा सबको पता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जहाँ पे सरफेस डिक्रीज़ हो जाता है ना। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ सीएडी सबने पढ़ा होगा, है ना? एस्बेस्टोसिस से रिलेटेड होता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेट में छाले वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब रीज़न्स जो होते हैं वो होते हैं। टोबैको च्यूइंग इज़ इंक्रीज़ रिस्क ऑफ कैंसर विद द ओरल कैविटी। सबसे ज़्यादा लेकिन जो चांसेस होते हैं टोबैको के होने के, वो किससे वजह से होते हैं आपके पास? ओरल कै मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस अगर मैं बोलूँ तो वो ओरल कैविटी के मतलब ओरल कैंसर ही आपके हो सकता है टोबैको की वजह से, ठीक है?
यहाँ दे रखा है, अगर आप मान लो स्मोकिंग कर रहे हो, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में ना सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मान लो आपके पास सीओ जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, तो ऑक्सीजन की तो जगह ही नहीं बचेगी ना, और अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वही यहाँ पे लिख रखा है, दिस कॉजेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन योर बॉडी, जो कि किस रीज़न की वजह से, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग अफिनिटी होती है वो 210 टाइम्स जो होती है ना, वो लगभग ज़्यादा रहती है। अगर हम ऑक्सीजन के कंपेयर करें तो 200 टू 210 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसलिए हमारा ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलेगी तो आपके पास जो डिसऑर्डर्स होने के जो वो होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो जो जो है आके आपकी जाके वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? ये था आपके टोबैको के बारे में। फिर यहाँ पे वही लिख रखा है, टोबैको के ऊपर पैकेट्स वगैरह लोगे तो उससे डेंजर साइन तो सबको दिखा ही रखे हैं, ठीक है? डेंजर साइन सबको मिलते ही हैं। इससे क्या बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प वगैरह लेनी चाहिए। ये सब आपको लिख रखा है टोबैको के बारे में, ठीक है? टोबैको समझ आया? 3 अल्कोहॉल एनसीईआरटी आपको दे रखे हैं, मॉर्फिन, कोडीन और निकोटिन, ठीक है? ठीक है? फिर आता है हमारा एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद डिपेंडेंस है, फिर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज है, ठीक है? इनको अभी करना है या फिर माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर के स्टार्टिंग में कर लें? ये वैसे भी रीडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है? बिल्कुल रीडिंग वाला पोर्शन है। बताओ अभी करना है या फिर माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर के स्टार्टिंग में फटाफट से इसको रीड कर लें? बताओ। उमर बता दो। मैं बोल-बोल के थक गई। माइक अच्छा ठीक है और बताओ? थोड़ा-सा पोर्शन है, वह रीडिंग वाला पोर्शन है। बेशक रीडिंग में तुम यहाँ पे डिपेंडेंस वाला छोड़ सकते हो, ठीक है? मैं बाकी बाकी करा दूँगी माइक्रो वाले, ठीक है? ठीक है प्राची, थोड़ा-सा बता देती हूँ, चैप्टर खत्म ही कर देते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले सबको पता है एडोलेसेंस एक कैसा पीरियड माना जाता है, चाइल्डहुड और सॉरी एडल्टहुड के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं अपना एडोलेसेंस पीरियड मानते हैं। 12 टू 18 इयर्स का ये रहता है। फिर उसमें आपकी एडोलेसेंस में क्या आता है, बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप करते हैं, हमारे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारा मेंटल डेवलपमेंट इसी एज में होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे लिख रखा है क्यूरोसिटी, ड्रग्स के बारे में हम सबसे पहले इसी एज में सबसे ज़्यादा हम जो होते हैं हम क्या रहते हैं उसके साथ अवेयर हो जाते हैं, ठीक है? नहीं देखो रीड करना या मत करना जस्ट रीड कर लेना लेकिन मैं कराऊँगी ज़रूर, ठीक है? कराऊँगी मैं ज़रूर माइक्रो के साथ में, अभी ना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, ठीक है? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में तुम्हें बता देती हूँ, एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें करना हो, कर लेना, ठीक है? समरी और वो जो लास्ट में जो रीडिंग वाले टॉपिक बचे हैं ना, वो हम अपना माइक्रो के साथ में कर लेंगे, ठीक है? ठीक है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट व्हेन रेडीमेड इम्प्योरिटीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है? सबको पता है इम्यूनिटी जिसने पढ़ा होगा उसको क्लियर होगा बिल्कुल ये वाला टॉपिक, है ना? फिर यहाँ पे आता है फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये देखो अभी बताऊंगी ये वाला मैंने क्यों छोड़ा क्योंकि ये गलत है। चलो पहले देखो फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है? जो कि आपके किसका एग्जांपल है ये आपके पास नेचुरल पैसिव का एग्जांपल है। ठीक है? फिर आता है व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है एक्टिव इम्यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी की बात हो रही है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की ये भी ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक नहीं पैसिव वाली जो होती है वो क्विक होती है मैंने आपको लेक्चर के अंदर ही बताया था पैसिव आप बाहर से कोई चीज दे रहे हो तो वो फटाफट रिएक्ट करेगी अगर हम कंपेयर करें तो आपकी बॉडी जो नेचुरली जो चीज बना रही है उससे अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 आपके पास क्विक नहीं होता यही आपके पास जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है ठीक है ठीक है अच्छा, मुझे भी एक एग्ज़ाम्पल मुझे कमेंट्स में एक आंसर बता के जाना, तो आपके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो आपके पास एग्ज़ाम्पल किसका होती है? नेचुरल एक्टिव का होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव का होती है, नेचुरल पैसिव का होता है या फिर आपके पास आर्टिफिशियल पैसिव का होता है, जो मैंने बताया था ना आईजीए एंटीबॉडीज़ जो होती है, वो वाली एंटीबॉडीज़ की बात कर रही हूँ, है ना? आईजीए, आईजीजीए बताया था। एग्ज़ाम्पल मुझे इसका एनसीईआरटी में वो कमेंट से बता के जाना, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ठीक है? नेचुरल, आर्टिफिशियल लेक्चर में जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा मैं क्या पूछ रही हूँ, ठीक है? बाकी सॉरी मैं बाकी रीडिंग को माइक्रो के साथ में कर लेंगे, ठीक माइक्रो के साथ में हम इसको रीड कर लेंगे, ठीक है? कोई ज़्यादा वैसे इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है? तो अपने टेन
मार्क करके जाना, जिसने अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं करी, अटेंडेंस मार्क करो, तभी मुझे पता चलेगा एक्चुअली किसने करा है लेक्चर अटेंड। ठीक है? ठीक है, बाकी फर्स्ट सेम मेंटोरशिप किसी ने लेनी हो तो वो ले सकता है। इसका जो ऑफर है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बिकॉज़ स्टूडेंट्स डेली टू डेली बढ़ ही रहे हैं। ठीक है? बाद में कब तक रहेगा, आप कोड लगाना है काजल मटू कैन बाय दिस। ठीक है? ठीक है? माइ अभी किसने रीड करना हो कर लेना, नहीं करना हो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कराऊँगी, इसको मैं छोड़ूँगी नहीं। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़रूर मैं कराऊँगी माइक्रोब के साथ में, स्टार्टिंग में पहले यही करेंगे, देन विल स्टार्ट द माइक्रोब चैप्टर। ठीक है? क्लियर? इसका आंसर कमेंट से बता के जाना। ठीक है? हैशटैग अपने यूज़ करके जाना कमेंट्स में। ठीक है? ओके प्राची। ओके एवरीवन। हाँ सर।